brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। देश जनादेश के लिए तैयार हो रहा है। राजनीति हर सेकंड करवट ले रही है। कभी सुप्रीम कोर्ट से ब्रेकिंग न्यूज आती है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई शामिल हो रहा है, कोई छोड़ रहा है। इंस्टेंट चाहिए आजकल लोगों को कि हम आए हैं और हमें अभी चाहिए, हमें राज्यसभा दो, हमें लोकसभा दो। और जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में विजेंद्र को दिल्ली से लड़वाया गया था कांग्रेस पार्टी की टिकट पे। अगर कोई आदमी कांग्रेस छोड़ के जा रहा है तो उसको बहुत सारे पावर सेंटर नजर आते हैं, और जब वो पार्टी में रहता है तो उसे सब कुछ अच्छा और केवल एक पावर सेंटर नजर आता है, और वो पावर सेंटर है राहुल गांधी। वन वे ट्रैफिक कभी नहीं होता कि अगर आप किसी पार्टी में ज्वाइन कर लिए तो सारा एडजस्टमेंट आप ही ने करना है। अगर आप सक्सेसफुल रहे अपने सपोर्ट बेस को वहां ट्रांसप्लांट करने में, तो पार्टी को भी आपको लेकर एडजस्ट करना पड़ता है। पार्टी में इस बात को लेकर एक गंभीर चर्चा हुई कि क्यों इनके साथ खड़े होना। इस जैसे ही गिरफ्तारी हुई थी केजरीवाल की, तो ये अलायंस तोड़ देना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। उनका ये कहना है कि इन पुरानी बातों को भुला दीजिए। तो अगर प्रियंका गांधी सीट निकालने में सक्षम नहीं है, मतलब एक सर्वे के आधार पे, तो रॉबर्ट कैसे आएंगे? सिंजन रूपम को आपने एक्सपेल कर दिया 6 साल के लिए, क्या आप पप्पू यादव को एक्सपेल करेंगे? आइडियोलॉजी है, उसमें एक शिफ्ट कांग्रेस में आ गया है, बहुत ही क्लियर, जो इस घोषणा पत्र में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे कास्ट सेंसस को सबसे बड़ा पॉइंट बनाना, जात पे न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, इसको लेकर अदालत के अलग अलग स्तरों पर क्या दलीलें दी जा रही हैं, और इसका सेक्शन 45 क्या है। पीएमएलए लेके जो भी केसेस आते हैं सामने, पहली बात तो उनमें कन्विक्शन रेट बहुत बहुत कम। ईडी ने एक सबसे महत्वपूर्ण बयान ये दिया कि ईडी कभी भी अंधेरे में तीर नहीं चलाती है। राघव चड्ढा ब्लू आइड बॉय है अरविंद केजरीवाल की, और पार्टी सबसे मुश्किल घड़ी में है इस वक्त, और राघव चड्ढा इज MIA, मिसिंग इन एक्शन। अब जब पहले फेज की पोलिंग में 2 सप्ताह का समय बचा है, देश जनादेश के लिए तैयार हो रहा है। राजनीति हर सेकंड करवट ले रही है। कभी सुप्रीम कोर्ट से ब्रेकिंग न्यूज आती है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई शामिल हो रहा है, कोई छोड़ रहा है। कहीं पर बयानों की बात हो रही है, कहीं बयानों पर उठ रहे विवादों की बात। नए पुराने ट्वीट और वीडियो खोद कर निकाले जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल नैरेटिव अपने अपने ढंग से सेट करने की कोशिश हो रही है। घोषणा पत्रों के नुक्ते दुरुस्त किए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में राजनीति के तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात करने के लिए एक बार फिर शुरू हो रहा है लल्लन टॉप का ये वीकली पॉलिटिकल शो, जिसका नाम है नेता नगरी। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ द्विवेदी। नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर, कांग्रेस के उम्मीदवारों की नई नवेली सूचियों पर, और उन पर जो कभी कांग्रेसी थे और ये कभी अभी तक था। इस पर विस्तार से बात करने के लिए कई मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिड डे मुंबई के पॉलिटिकल एडिटर धर्मेंद्र जोरे जी। बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका नेता नगरी में। प्रणाम। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोकमत समूह से जुड़े पत्रकार आदेश रावल जी, जिनसे आप पहले भी नेता नगरी में मिलते रहे हैं। आदेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं द हिंदू की पॉलिटिकल एडिटर निष्ठुला हेबर जी। निष्ठुला जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक जो कांग्रेस पर लगातार किताबें भी लिख रहे हैं, राशिद किदवई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं इंडिया टुडे डिजिटल के न्यूज़ डायरेक्टर कमलेश किशोर सिंह, जो 3 ताल के नाम से एक बहुत मशहूर ऑडियो पॉडकास्ट भी करते हैं आज तक रेडियो पर। कमलेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले निष्ठुला मैं आपके पास आऊंगा। बात मुझे कांग्रेस पर करनी है, पर नए नवेले भाजपाइयों से शुरू करते हैं। ये जो हालिया एंट्रीज हुई हैं, इसको लेकर क्या तैयारी थी? इन्होंने अप्रोच किया, बीजेपी की तरफ से पोच किया गया, क्या शर्तें तय हुई, और अंदर खाने पार्टी में क्या चर्चाएं हैं इसको लेकर? गौरव वल्लभ शास्त्री आए, संजय निरुपम सहयोगी दल की तरफ जा रहे हैं, और विजेंद्र सिंह आए, उनका तो कायाकल्प ओवरनाइट हो गया, रात तक पोस्ट शेयर कर रहे हैं, सुबह उठ के वो बीजेपी में जा रहे हैं। और इसके पहले भी ये 3 तो हालिया हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि कई कांग्रेसी हैं जो सत्तारूढ़ भाजपा दल में शामिल हो रहे हैं। निष्ठुला। देखिए सौरभ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन नेता नगरी। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे कहना है कि कुछ नंबर्स अवेलेबल हैं अभी। कुछ 116 लोग हैं अभी जो 400 और
सीटें अनाउंस हुई हैं, कैंडिडेट्स अनाउंस हुए हैं भाजपा के द्वारा, उसमें से कुछ 116 ऐसे लोग हैं जो 2014, 2019 और इस बार पार्टी में दूसरे दलों से आए हैं, और इस बार जो फ्रेश आए हैं वो कुछ 33-34 का फिगर है। तो ऑब्वियसली जब पार्टी के लोग, और ये भी कार्डर बेस्ड पार्टी जो बीजेपी है, वहां के लोगों को खुशी तो होती है कि आपकी पार्टी का इतना वर्चस्व है कि राइवल पार्टी वाले आके आपको ज्वाइन कर रहे हैं, पर आपका खुद का जो वो पाए होता है, सीटें तो उतनी ही बटनी है, अगर दूसरा आके उसके ऊपर क्लेमेंट हो जाए तो ऑब्वियसली अंदर कुछ असहजता और दुख भी बहुत होता है। अगर आप देखें थोड़े दिन पहले ये पद्मनाभन जी हैं, पुराने स्टेट प्रेसिडेंट हैं केरला के बीजेपी के, जब ये करुणाकरण जी की जो डॉटर है पद्मजा, उनको ज्वाइन करवाया बीजेपी केरला ने, तो कासरगोड में एक फंक्शन हुआ था, कुछ पार्टी का कोई इलेक्शन ऑफिस इनॉग्रेट होना था, तो वो इतने दुखी हुए इनको देख के वहां पे कि उठ के निकल गए, बोले पार्टी को ये अंदर से रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि किस किस को आपको लाना है, किसको नहीं। अब बीजेपी में एक तरफ से तो आप ये कह सकते हैं जो पार्टी इन पावर होती है उसका अपना क्या ऑब्वियसली अट्रैक्शन होता है, जो भी अपनी पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाना चाहे, जैसे गौरव वल्लभ जी को ही आप देख लीजिए, तो लेटेस्ट एंट्रेंट हैं, वो 2 बार चुनाव लड़े हैं, एक बार राजस्थान में लड़े, एक बार झारखंड में लड़े हैं, दोनों बार नहीं जीते हैं। उनकी पार्टी जो है अब उनको कहीं से टिकट दी नहीं कांग्रेस ने, और जो सत्ता वाली पार्टी होती है उसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, पेट्रोनेज होता है बांटने के लिए, आपको पोजीशंस मिलती हैं, क्योंकि सत्ता का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है पोजीशन पाना और स्टेट ड्राफ्ट और ये सारी चीजें अपना होन करना, अपनी करियर आगे बढ़ाना। बहुत सारे लोग हैं इसके लिए निकल आते हैं, कई लोग हैं जो केसेस से बचने के लिए कहा जा रहा है आजकल आ रहे हैं, तो हर आदमी के लिए अलग नेगोशिएशन चलती है। बट हाँ, बीजेपी में अब ये इतना डीप सिचुएशन हो गया है कि ज्वाइनिंग कमिटीज हैं जो राजस्थान इलेक्शन से पहले सबसे पहले बनी थी स्टेट ऑफ राजस्थान के लिए, क्योंकि एंटिसिपेट किया जा रहा था कि कई लोग आएंगे वहां पे, तो पहले ही उनकी जो है इंक्वायरी वगैरह ठीक ठाक से हो जाए तब जाके वो ज्वाइन करें। यहाँ पे भी अभी एक ज्वाइनिंग कमेटी है, आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप उनसे संपर्क करें, फिर आपके बीच कौन सा सबसे ज्यादा लाइकली पर्सन है जिसके साथ आप नेगोशिएट कर सकते हैं टर्म्स, आप उनके साथ फिर बात करते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, जब वो ज्वाइन करना चाह रहे थे, वैसे तो पता था सबको कि ज्वाइन करना चाह रहे हैं, फीलर्स वगैरह भेजे गए, बट स्पेसिफिक इश्यूज को लेकर बिचौलिए का काम किया था सैयद जफर इकबाल ने, क्योंकि वॉर्टन में दोनों साथ में MBA दोनों ने किया था, बैचमेट्स थे, वॉर्टन बिजनेस स्कूल थे। तो इस तरह के कई लोग हैं बीच में जो बातचीत करवाते हैं आपको और मिलवाते हैं और ये सेटल करते हैं कि आप कैसे ज्वाइन करेंगे, किस तरीके से ज्वाइन करेंगे वगैरह वगैरह। ये जो पूरा ये ज्वाइनिंग का जो सिचुएशन है जो बहुत ही ज्यादा तीव्र तरीके से हो गया इस इलेक्शन से पहले, यू कैन डिसमिस इट ये कह के कि भाई जो पार्टी इन पावर होती है वहां पे हमेशा ऐसा होता है। हम लोग शायद भूल गए कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उसकी तरफ इस तरह की बाढ़ आती थी, बट बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, RSS का एक बैकग्राउंड है उसमें, तो और कांग्रेस जो है वो ज्यादा डिफ्यूज्ड सिस्टम में मानती हूँ, क्योंकि वहां लोग अपने चेलों के साथ आते हैं, अपने सपोर्टर्स के साथ आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं, लेकिन आपको एक पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और एक डिसिप्लिन और एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में फिट बैठना पड़ता है, तो उसमें कुछ घर्षण हो सकता है। और जैसे मैं लोगों को बोलती हूँ कि ये तो एक नई नवेली दुल्हन की तरह सिचुएशन है कि अगर आप नई पार्टी में आए हैं, ठीक है, आपको पार्टी की तरफ एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके नंबर ज्यादा हो गए और आप थोड़े दिन वहां रुक गए और आपने कुछ अच्छा कर दिया, तो आपको लेके भी थोड़ा एडजस्ट पार्टी को भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका भी कोई एंगुलैरिटी है किसी चीज को लेके तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे पार्टी एक्सपैंड करती है, नॉर्थ ईस्ट में एक्सपैंड किया, वहां बीफ को लेके बीजेपी को कोई तकलीफ नहीं है, तो लेकिन काउबेल्ट स्टेट्स में है जहां पे इसको बहुत बुरा माना जाता है, तो इसमें बीजेपी के अंदर का चेंज भी रिफ्लेक्ट करता है। तो इट कैन नॉट बी ए वन वे ट्रैफिक, कभी नहीं होता कि अगर आप किसी पार्टी में ज्वाइन कर लिए तो सारा एडजस्टमेंट आप ही ने करना है। अगर आप
सक्सेसफुल रहे अपने सपोर्ट बेस को वहां ट्रांसप्लांट करने में, तो पार्टी को भी आपको लेकर एडजस्ट करना पड़ता है। थैंक यू निश्ला। रुक कर रहा हूं मैं आदेश रावल जी का। आदेश जी, क्या चर्चा है अंदर खाने ये जो रुखसतियां हो रही हैं कांग्रेस से, खासतौर पर उत्तर भारतीय राज्यों में? देखिए, कल जब संजय निरुपम और अशोक और गौरव वल्लभ जा रहे थे, तो उसी वक्त पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की निरुपम ने महाराष्ट्र में, मुंबई में, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर हैं और इसमें 3 पावर सेंटर गांधी परिवार से हैं, एक संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल हैं और एक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है सौरभ जी कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आइडियोलॉजी की कमी, और यहाँ ना अब ऐसा लगने लगा है कि कोई आजादी की लड़ाई में शामिल होने नहीं आया है। सबके अपनी एक विजन है, वो चाहता है कि मुझे पॉलिटिक्स में सक्सेस मिले, मैं पार्लियामेंट में रहूं, लोकसभा जाऊं, राज्यसभा जाऊं, मुझे टिकट मिले, मुझे पार्टी में पद मिले। लेकिन जिसको नहीं मिल पा रहा है, जिसको पार्टी एडजस्ट नहीं कर पा रही है, वो सब लोग अपना अपना रास्ता तलाश रहे हैं। अब जैसे संजय निरुपम से बात करता हूँ, उन्होंने जो उनकी सीट थी वहां से शिवसेना 2 बार से सांसद बन रहे हैं। अरविंद सावंत वहां से 2 टर्म से सांसद हैं। नॉर्थ वेस्ट सीट, तो जब मुंबई नॉर्थ वेस्ट, जी, जो हाँ, तो जब अलायंस कमेटी जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, इसमें मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश, सलमान खुर्शीद, ये लोग थे, उन्होंने जब चर्चा करी सब अलायंस के साथ में, तो उन्होंने कोशिश की कि वो सीट इन्हें मिल जाए, लेकिन वो शिवसेना ने देने से मना कर दिया, कहा कि ये हमारी सीट है, 10 साल से हमारे सांसद हैं, इसको हम नहीं दे सकते। फिर सेकंड सीट की बात आई, जहां से शायद गुरदास कामत चुनाव लड़ते थे, फिर उस सीट को देने की बात हुई, तो वो दोनों ही सीट अलायंस कमेटी नहीं ले पाई। लेकिन गलती कहां हुई कि आपने साथ साथ उन निरुपम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। इसी बीच में पिछले इन कुछ महीनों में खड़गे साहब ने इनको कई बार बुलाया और कहा कि मैं आपको संगठन में एडजस्ट कर रहा हूं, और उम्मीद थी कि इन्हें भी किसी राज्य का प्रभारी बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फिर तो जनरल सेक्रेटरी बन जाते और वर्किंग कमेटी में भी आ जाते। 3 बार इनको बोल दिया गया था, उसके बावजूद भी इनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, और जब आखिर में आके इनको लोकसभा सीट नहीं मिली, तो उस बात को लेके संजय निरुपम ने अपनी पार्टी छोड़ दी, और इनके और नाना पटोले के बीच में भी डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इतना पुश नहीं किया जितना करना चाहिए था। तो यहाँ भी एक कम्युनिकेशन की कमी थी। संजय, और महाराष्ट्र के दूसरे विषयों पर हम धर्मेंद्र जी से और भी विस्तार चर्चा करेंगे। जी, आप विजेंद्र का बताएं। हाँ, अब आते हैं विजेंद्र बॉक्सर का। विजेंद्र एक काफी पावरफुल जनरल सेक्रेटरी के पास गए थे 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि मैं सोनीपत से लड़ना चाहता हूं। दरअसल 2 सीट ऐसी हैं हरियाणा में, रोहतक और सोनीपत, जहां पे हुड्डा परिवार का पूरा कंट्रोल है, उनके ज्यादा एमएलए हैं, ज्यादा लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये सीट मैं तय नहीं कर सकता, इसके लिए आपको लीडरशिप से बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि आप राहुल गांधी को मैसेज कर दीजिए। तो उन साहब ने राहुल गांधी को मैसेज कर दिया, लेकिन राहुल गांधी का कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उन्हें फिर ऑफर किया गया कि आप ऐसा करिए, आप लड़िए मथुरा। तो उन्होंने प्रियंका गांधी की टीम के लोगों के आगे तो हाँ कर दी कि हाँ ठीक है, मैं राजी हूँ। वो वापस उसी नेता के पास गए जिनके पास वो पहले गए थे कि मुझे मथुरा कह रहे हैं लड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें वहां कौन जानता है, मथुरा में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तुम जाट हो, हेमा मालिनी का मतलब जाट वहां पे वोट बैंक है, लेकिन तुम हरियाणा तक सीमित हो। तो वहां पे उन्होंने कहा ठीक है, मैं नहीं लड़ूंगा। फिर वो चाहते थे, बेसिकली विजेंद्र का जो सरनेम है वो बेनीवाल है, और हिसार सीट में बेनीवाल काफी है। फिर उन्होंने चाहा कि मैं हिसार लड़ लूं। अब जो विजेंद्र सिंह हैं, जो बीजेपी के सिटिंग एमपी थे, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, और उनको ये कमिटमेंट है कि आपको हम हिसार से लड़वाएंगे, तो वो सीट भी नहीं मिल सकती थी। और तीसरी सीट बचती थी हरियाणा की भिवानी सीट, जो कि बंसीलाल परिवार से आती है, तो वो भी देना मुश्किल था। तो ऐसे में जब इनको ये लगा कि जैसे मैंने कहा कि इंस्टेंट चाहिए आजकल लोगों को कि हम आए हैं और हमें अभी चाहिए, हमें राज्यसभा दो, हमें लोकसभा दो। और जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में विजेंद्र को दिल्ली से लड़वाया गया था कांग्रेस पार्टी की टिकट पे, तो मथुरा से ना लड़के और हरियाणा वाली सीट जो ये चाहते थे वो नहीं मिली, इसलिए विजेंद्र जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो सबकी महत्वाकांक्षाएं। गौरव वल्लभ, सबसे बड़ी बात, हाँ मैं गौरव पे आ रहा हूँ जी। गौरव 2019 के झारखंड के इलेक्शन में उनको जमशेदपुर से टिकट दिया गया था। गौरव को पार्टी में लाए रणदीप सिंह सुरजेवाला, और लाके उनको प्रवक्ता बनाया,
और वहां से उनका करियर शुरू हुआ। फिर उनकी इच्छा थी कि वो चुनाव लड़े। जमशेदपुर में वो प्रोफेसर थे, तो उनको लगता था कि मेरा वहां पे लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। उन्होंने वहां पे चुनाव लड़ा। फिर खड़गे साहब जब अध्यक्ष बन रहे थे तो उस वक्त भी इनको कांग्रेस प्रेसिडेंट के भावी कांग्रेस प्रेसिडेंट के कैंपेन का चार्ज दिया गया था। फिर अब क्योंकि इनका होम स्टेट जो है वो राजस्थान है, तो इन्होंने कोशिश की और जब उदयपुर से शायद सीट से इनको टिकट दिया गया, वहां से चुनाव हार गए। राज्यसभा भी मांग रहे थे और अभी हाल ही में एक राज्यसभा झारखंड से आई थी। इसके लिए इन्होंने जेएमएम से बात करने की कोशिश की और कर भी ली थी, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप ने वो सीट जेएमएम को वापस दे दी कि इसको आप लड़ लीजिए। वो कांग्रेस के कोटे में नहीं आई। तो इनकी भी महत्वाकांक्षा थी कि राज्यसभा मिले, नहीं हो पाई। दो टिकटें इनको मिली पिछले 4 साल में। और अब जो है गौरव को शायद मुझे लगता है कि अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा था कांग्रेस पार्टी में। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं सनातन को लेके हाथ था। और राम मंदिर के इशू के बाद गौरव ने एक डिटेल चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस अध्यक्ष को, खड़गे साहब को। और उसके अलावा चिट्ठी के अलावा कई बार वो वर्बली बोल चुके थे कि आप लोगों को राम मंदिर जाना चाहिए, इस बारे में बात करनी चाहिए। तो जो उन्होंने कहा है वो तो सबको पता ही है, लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य नजर नहीं आना बड़ी वजह थी गौरव वल्लभ का कांग्रेस पार्टी को छोड़ना। एक ये चर्चा आम हो गई है अब युवा नेताओं के बीच में कि जिनको ये नजर नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी कब सत्ता में आएगी। मुझे याद है सुष्मिता देव जब कांग्रेस पार्टी में थी तो वो कहती थी कि ठीक है, अगर हमारे पास एक विजन हो कि 2024 में आ जाएंगे, 29 में आ जाएंगे, तो हम सोच लें, समझ लें इस बात को लेकर, सब्र कर ले बनता कि हाँ इस साल में तो आ ही जाएंगे। लेकिन वो जो चीज नजर नहीं आ रही है ना, वो भी एक बड़ा कारण है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता है जिनको मौका मिल रहा है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। लेकिन आइडियोलॉजी, कमिटमेंट, ये सब जो बातें होती थी अब वो नहीं है। सबको इंस्टेंट चाहिए कि हमें आज ही चाहिए, हमें दो, नहीं तो हम जा। बेसिकली क्या ना, पॉलिटिक्स को अब एज ए प्रोफेशन देख रहे हैं लोग कि ये हमारा व्यवसाय है, हम यहाँ कोई देश सेवा करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ क्रांति करने के लिए नहीं आए। तो ऐसी ही चीजें जो है वो जो रुके हैं उनको भी सत्ता ही चाहिए और जो चले गए उनको भी सत्ता ही चाहिए। एक लंबी फेहरिस्त है। मुंबई में अभी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिख रही थी, अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम साथ में दिख रहे थे। अब तीनों भाजपा में या उसके सहयोगी दलों में साथ में हैं। जिन नामों को आप देखते थे कि बीजेपी जिनका विरोध भी करती रहती थी, जैसे अशोक चव्हाण का नाम या ऐसे कितने ही नेता, सब एक एक करके भाजपा के खेमे में हैं। जो निष्ठला बोल रही थी कि बीजेपी एकोमोडेट भी कर रही है, चेंजेस भी कर रही है, वगैरह वगैरह। अब आते हैं इस यक्ष प्रश्न पर कि कांग्रेस में कितने पावर सेंटर हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आएंगे। राशिद किदवई साहब, कितने पावर सेंटर हैं इस कांग्रेस में? पावर नहीं है, पावर सेंटर खूब है। जी देखिए, अगर कोई आदमी कांग्रेस छोड़ के जा रहा है तो उसको बहुत सारे पावर सेंटर नजर आते हैं, और जब वो पार्टी में रहता है तो उसे सब कुछ अच्छा और केवल एक पावर सेंटर नजर आता है, और वो पावर सेंटर है राहुल गांधी। दरअसल देखिए, जो पूरी हमारे मित्रों ने, आदेश ने और निस्तुला ने बात करी, वो बहुत अच्छी बातें बताई थी और सब कुछ सच्ची बात है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि जो एक भेद, इंदिरा गांधी के समय भी बहुत से लोग इंदिरा गांधी के करीब थे। आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी उस समय बहुत बड़ा एक परिवार था, उनका सामाजिक बड़ा ग्रुप बड़ा था। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने मित्र मंडली, अपने सहेलियों को, अपने साथियों को, अपने लोगों को कभी सक्रिय राजनीति में नहीं लाई, उनको दूर रखा, उनको सलाह का काम लेती थी। ये राजीव गांधी के समय से ये चलन शुरू हुआ कि उन्होंने तमाम लोगों को, मित्र मंडली को, या जो मतलब जिसे कहते हैं PLU फैक्टर, पीपल लाइक अस, उनको राजनीति में लाए। और आप देखें कि राजीव गांधी के साथ जितने लोग आए, और वो सारे बड़े बड़े लोग थे, चाहे वो अरुण नेहरू, अरुण सिंह, अमिताभ बच्चन, बहुत से लोगों ने, और सबने उनका साथ छोड़ा। और वही बात जो है राहुल गांधी के साथ तकरीबन हो रही है। जो व्हाइट कॉलर होता है, व्हाइट कॉलर को एक अपनी सेंस ऑफ डिग्निटी, एक प्राइड होता है। वो हमेशा अपनी नजरिए से राजनीति देखता है। और जो बात आप कर रहे हैं, चाहे वो मिलिंद देवरा हो, चाहे वो जितिन हो, चाहे वो ज्योतिर्मय सिंधिया, उन सबका ही होता है कि उन्हें अपनी प्रेस्टीज, अपना ऑनर, अपना कैरियर, वो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। जो व्हाइट कॉलर के लोग, जो ब्लू कॉलर के लोग आए, जो कार्यकर्ता के हैसियत से, जो समाज में वो साधारण लोग थे, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी या बहुत कम छोड़ी। के जाफर शरीफ को ले लीजिए, जो ये धवन, फोतेदार, विंस्टन जॉर्ज, तमाम लोग, ये भी बड़े उतार चढ़ाव से जुड़े, लेकिन इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। तो एक तरीके से कांग्रेस में जो इंडक्शन के टाइम के ऊपर एक जो प्रथा थी, उस प्रथा को कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया, और उसकी वजह से हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात आदेश ये होता है कि एक राजनीति में दो बड़े वो होते हैं,
भय होना चाहिए, डर, और दूसरा आदर और सम्मान, मतलब फियर एंड रिस्पेक्ट। कांग्रेस में इस समय शीर्ष नेतृत्व को लेकर के उन दोनों का अभाव है, इसीलिए जाता हुआ आदमी जो है तमाम तल्ख बात कहता है और लोग तालियां बजाते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं। देखिए भाजपा में निस्तुला ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सी बातें उन्होंने अंडरलाइन करके भी बताई कि जो एक पूरा एक सेल बना हुआ है, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। कांग्रेस के पास में भी जब सत्ता में थी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन कांग्रेस ने हल्के हाथ से काम किया। उसका उदाहरण दूंगा, जब इमरजेंसी के समय बहुत से लोग संघ परिवार की पृष्ठभूमि से लोग विचलित हो गए थे, तो विचलित हो गए, जेल में रह के सख्तियां नहीं, और उसके बहुत बड़े बड़े लोग उस पर साड़े थे। महारानी विजय राजे सिंधिया का नाम उस श्रेणी में दिया जाता है कि उन्होंने अघोषित अंडरटेकिंग दी थी कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आएगी। उस समय सौरभ एक पर्ची होती थी जो धवन दे देते थे, वो लोग ये कह देते थे कि हमें 20 सूत्री कार्यक्रमों में विश्वास है। वो मतलब ये होता था कि अब सब ठीक है, और उनको जेल से छुट्टी मिल जाती थी, पैरोल मिल जाते थे, माफी हो जाती थी एक तरीके की। तो कांग्रेस ने उस समय हल्के हाथ से काम किया, आज थोड़ा सख्ती से काम हो रहा है, और इसलिए आप देखेंगे पूरी एक लिस्ट बनी हुई है और उस लिस्ट में तमाम लोग जाने के लिए तैयार हैं। और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है कि जिला स्तर के ऊपर बहुत से लोग जा रहे हैं। केवल मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, 50,000 राजनीतिक वर्कर जा चुके हैं इस समय। अगर 50,000 लोग जा चुके हैं और हर व्यक्ति की 40, 50, 100 वोटर का भी अगर उसके पास ऊपर पकड़ थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के नीचे से जमीन कैसे खिसक रही है। लेकिन वो प्रश्न आदेश आपके पास भी मैं लेके आऊंगा, और धर्मेंद्र जी आपके पास भी, कितने पावर सेंटर हैं? क्योंकि जो भी जा रहा है वो ये इल्जाम लगा रहा है, जो है भी वो भी अंदर खाने इस बात पे चर्चा करता है, क्लैरिटी नहीं है कम्युनिकेशन को लेकर, कमांड को लेकर। आदेश, मैं कह रहा हूं कि हम ललन टॉप के दर्शकों को ये बात पहले बता चुके हैं, मैं आज फिर रिपीट कर देता हूं, और ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। एक नेता गए राहुल गांधी के पास कि कहा कि सर मुझे कहीं एडजस्ट कीजिए, कुछ जिम्मेदारी दीजिए। तो राहुल गांधी ने अपने दोनों हाथ जेब में डाले और कहा कि देखिए मैं तो कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं हूँ, आप जाइए खड़गे साहब से बात कीजिए। फिर खड़गे साहब के पास गए, अपॉइंटमेंट ली, संघर्ष किया, 1 हफ्ता लगा, कहा कि सर कुछ कीजिए मेरा। बोला यार तुम ऐसा करो, वेणुगोपाल से जाके मिलो, वही सारा फैसला करते हैं और वही करेंगे। संगठन महासचिव सबसे पावरफुल नेता है आज की डेट में कांग्रेस पार्टी में। फिर वो वेणुगोपाल के पास गए, संघर्ष करके 10 दिन का टाइम लगा अपॉइंटमेंट लेने में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कुछ देखता हूँ, मैं राहुल जी से बात करता हूँ। तो ये जो सर्कल घूम रहे हैं ना, राहुल गांधी से शुरू होकर खड़गे तक, फिर खड़गे साहब से लेके वेणुगोपाल तक, फिर वेणुगोपाल वापस राहुल गांधी के पास। अब देखिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है और राहुल गांधी उस मीटिंग में नहीं आते हैं। क्यों? दिल्ली में है, यात्रा खत्म हो गई है, फिर भी नहीं आते हैं। क्यों? कहते तो ये हैं कि मैं चाहता हूं कि खड़गे साहब को फ्री हैंड मिले, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपने ऊपर कोई भार लेना नहीं चाहते, क्योंकि कल को मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, कल अगर कम सीटें आएंगी तो इस बात का संदेश आ जाए कि भाई मैं तो कांग्रेस प्रेसिडेंट, आपने सारे फैसले किए हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट भले ही खड़गे साहब हो, डिफेक्टो प्रेसिडेंट जो है वो राहुल गांधी ही हैं, वो सारे काम वेणुगोपाल से करवाते हैं। और खड़गे साहब भी कई बार मजबूर नजर आते हैं वेणुगोपाल के सामने। फिर उधर एक ऐसी लॉबी है पार्टी के अंदर जो सोनिया गांधी की बहुत नजदीक रही है यूपीए के उन 10 सालों के दौरान, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, अशोक गहलोत हो, दिग्विजय सिंह हो, चिदम्बरम हो, ऐसे ऐसे जो पुराने नेता हैं, जो जिनको अहमद पटेल की टीम कहा जाता था, तो वो उस लॉबी को राहुल गांधी पसंद नहीं करते। और एक लॉबी अलग है जो प्रियंका गांधी के साथ है, भूपेश बघेल हैं, सचिन पायलट हैं, डीके शिव कुमार हैं, तो एक ऐसी फहरिस्त उनके साथ भी है। तो ये बात सही कही निरुपम ने कि 5 पावर सेंटर हैं, लेकिन इन पावर सेंटर में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 2 पावर सेंटर हैं वो राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल है। वो है एक ही, जिसके 2 पावर सेंटर हैं। राहुल गांधी खुद पे कुछ नहीं लेते और सारे जो काम करवाने होते हैं वो वेणुगोपाल से करवाते हैं। तो 5 जो बताए गए हैं कि 5 पावर सेंटर हैं वो दिखते हैं। सोनिया गांधी का जो पावर सेंटर है उसको भी आप राहुल गांधी का पावर सेंटर मान लीजिए, क्योंकि सोनिया गांधी ने किसी से भी मिलना छोड़ दिया है, वो किसी से मुलाकात नहीं करती। जो भी मैसेज आता है कहते हैं कि आप जाइए राहुल गांधी से बात कीजिए, और ये आज से नहीं है, काफी सालों से चल रहा है। तो प्रियंका गांधी का पावर सेंटर ऐसा है कि मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ आपको, और उससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि कितना पावरफुल पावर सेंटर है या नहीं है। एक व्यक्ति हैं जो टिकट मांग रहे थे और वो प्रियंका गांधी के पास गए, तो प्रियंका गांधी ने उनके लिए एक नोट लिखा, और वो नोट था संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के नाम। तो आप इस पावर सेंटर की पावर का अंदाजा लगा लीजिए कि गांधी परिवार का सदस्य होने के बावजूद उन्हें संगठन महासचिव को नोट लिखना पड़ रहा है।
ऐसा पहले नहीं होता था। अगर वो चाहती तो उठा के एक फोन करती, कहती वेणुगोपाल जी इसको जरा देख लीजिएगा। तो दिख रहे हैं पावर सेंटर, बट पावर सेंटर एक है, सोनिया गांधी, वेणुगोपाल, राहुल गांधी, इसको आप एक में काउंट कर लीजिए। बेसिकली ये राहुल गांधी के लिए काम करता है। तो इस तरीके से इसको डिफाइन करना पड़ेगा। और इन सब के बीच में बहुत ज्यादा दिक्कत है कम्युनिकेशन की। एक उदाहरण आपको और दे देता हूं। अलायंस कमेटी बनाई गई थी कि ये सारे अलायंस के साथ बात करेगी, जिसमें मुकुल वासनिक उसके कन्वीनर थे। अब मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी के साथ बैठक चल रही है, उसमें कोई फैसला करना है किसी एक सीट के ऊपर, तो मुकुल वासनिक बाहर जाके फोन लगाते हैं किसी वेणुगोपाल को, वो फोन नहीं उठता। तो जब वो फोन नहीं उठेगा, ऊपर से क्लियरेंस नहीं होगी, या तो आप ये कहिए कि हमें इन सीटों पे ये फैसला करना है और आपको हम मैंडेट देते हैं, आप अपने आप करके आइएगा। आपने मैंडेट नहीं दिया अलायंस कमेटी को, अब वो आपको फोन कर रहे हैं तो आप फोन नहीं पिक करते, और आपका 5 घंटे बाद फोन आता है, तब तो मीटिंग खत्म हो जाती है। इस तरह के फैसले हो रहे हैं। तो हर लेवल पे कम्युनिकेशन गैप है। इसलिए भी एक बड़ी संख्या जो लोग गए हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं कम्युनिकेशन को मानता हूं। और पावर सेंटर 5 की बजाय को आप 3 में काउंट कर लीजिए। एक राहुल गांधी, उसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूं वेणुगोपाल और सोनिया गांधी को, एक खड़गे साहब का जिनकी नामात्र चल रही है, और तीसरा प्रियंका गांधी का, उनकी भी नामात्र चल रही है। जी धर्मेंद्र जोरे जी, जब महाराष्ट्र से हम इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी को देखते हैं, जो ओल्ड तो दिख रही है क्योंकि उनके पास एक लंबी लेगेसी है बताने के लिए, ग्रैंडनेस का पता नहीं है अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पर जाएं, तो महाराष्ट्र में इनका हाउस कितना डिवाइडेड दिख रहा है, और ओवरऑल कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, बम्बई का अगर बोलूं तो बम्बई में 15 से 16 लाख अभी भी डेडिकेटेड वोटर्स थे कांग्रेस के, महाराष्ट्र में भी है। लेकिन इसका ये ऐसा कुछ हमारे पास ट्रेजर है, इसका इस पार्टी के लीडरशिप को, टॉप लीडरशिप को अंदाजा नहीं है, या फिर नीचे वाला ऊपर तक जो कम्युनिकेशन की बात हो रही थी वो नहीं होती है। नहीं तो वर्षा जो जहां महात्मा गांधी अपनी जीवनी के, अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा साल जहां गुजारे, जहां से उन्होंने कांग्रेस चलाई, इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाई, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आज कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस को शरद पवार सबको दे देते, और ये देते हैं कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं। जब पहले बातें हो रही थी, जब लोकल लोग बोल रहे थे हमें चाहिए हमें चाहिए, और 4 दिन के बाद ये होता है कि जो कांग्रेस का फॉर्मर एमएलए है उसे राष्ट्रवादी में लेके उनको ही उम्मीदवार बना देते हैं। तो फिर मुझे ये बताइए कि अभी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस खत्म हो गया, जहां जो आपका खुद का जो एक वोट बैंक है वो कहीं हिलता नहीं, वो उतना ही है। आप अगर देखें महाराष्ट्र में या बाकी स्टेट्स का तो नहीं बता सकता मैं ज्यादा डीप से, लेकिन महाराष्ट्र का बता सकता हूं कि ऐसे पॉकेट्स है जहां कांग्रेस के पास बेस है, जो फ्लोटिंग वोट है वो उनको धोखा दे रहा है, और जैसे इनके नेता फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं वैसे इनके बिहेवियर से, इनके इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज की वजह से वोटर्स भी डेविएट हो रहे हैं। लेकिन ये जो डेविएट न होने वाला भी इनके पास बंदा है, जो घर में बैठा है बोलता है कि नहीं कोई भी हो, उसके लिए पावर सेंटर एक ही है। गांधी फैमिली जब तक है वो बोलेगा कि नहीं मेरे दम में, जब तक शरीर में दम है मैं इनके लिए ही काम करूं। और वर्धा जैसी जगह जहां एनसीपी का कुछ नहीं है पावर में, वहां जब उनका कैंडिडेट नॉमिनेशन भरने जाता है तो कांग्रेस के लोग वहां 20-25 हजार की संख्या में आ जाते हैं। बंबई का अगर बात करें तो बंबई में तो इससे उल्टा हो रहा है इतना कि जहां आपका वोटर बेस है, जहां आप सालों से 5 सीटें लड़ रहे हो, जहां आप कभी 5-5 सीटें जीतते थे, आप 10 साल पहले आपके पास इतनी सीटें थी, यहां 5 सीटें, और यहां आप ऐसा सरेंडर कर देते हो। ये सरेंडर करना मैं निरुपम के भी शब्दावली यूज नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे कांग्रेस नेता उनसे जो मिडिल लेवल के हैं, जो नाराज है, उनका एक भैया ये क्या है, आपने किस तरीके से नेगोशिएशन किए हैं। तो वही फिर मेरे पहले जो सज्जन बात कर रहे थे उनकी मैं बात थोड़ी दोहराऊंगा कि इसमें हर चीज के लिए अब शिवसेना के उद्धव ठाकरे, शिवसेना के संजय राउत ये क्लेम करते कि उनका सीधा बात हो रहा है, ऑब्वियसली उनका सीधा ऊपर ही बात हो रहा है। वो यहाँ के स्टेट लेवल के लीडर्स के साथ निगोशिएट करने को नहीं है, तो वो जब निगोशिएट करने आते हैं अपनी डिमांड
आगे रखते हैं तो बात करने को भी कर नहीं, हम भिवंडी लड़ेंगे, हम आपको जो एक दे रहे थे अभी आपको मैं और एक दे रहा हूं, और ये लेना है तो लीजिए, नहीं तो बस सांगली आपको हम नहीं देंगे। वो बोलते हम फ्रेंडली करेंगे, उद्धव ठाकरे बोलते कि भैया फ्रेंडली ऐसी चीज होती ही नहीं, वो सटीक बात करते, जब कि पॉलिटिक्स में फ्रेंडली कुछ नहीं होता। उन्होंने बोल दिया फ्रेंडली मत चलो, अगर आपको यहाँ लड़ना है तो हमारे साथ की फ्रेंडशिप तोड़ो, उसके बाद सांगली में लड़ो, सब चुप। फिर उसके बाद रात को मीटिंग होती है पवार साहब के यहाँ, इनसे कुछ नहीं होता, ये गुस्से से बाहर निकल आ जाते हैं। तो मैं अभी भाई साहब की बात दोहराता हूं कि ये जब बाहर आकर अपनी हाईकमांड से बात करते हैं, हाईकमांड से ये अपेक्षा रखते हैं कि ये अपने जो एलाइज है, जो रीजनल पार्टीज है, जो इनके इन्फ्लुएंस में इलेक्शन लड़ने का प्रयास कर रही है, तो इनके आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको अपनी जो ताकत है उसका एहसास नहीं करवा सकते। सब यही हो रहा है। इसके वजह से आज बंबई का हर नेता नाराज है, वो नेता के नीचे काम करने वाला जो 100-200 लोगों का जमावड़ा है वो नाराज है, और जो इस 100-200 लोगों के साथ और जो 1500 लोग जुड़े हुए हैं वो भी नाराज है। बीजेपी और शिवसेना इनका भी फाइट होना है। हालांकि इसके पहले कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना। कमलेश जी का रुख करते हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? जो वायदे किए जा रहे हैं वो कितने फीजिबल हैं और कितनी उनकी अपील होगी, और क्या कांग्रेस के पास ऐसा तंत्र है, वो कम्युनिकेशन स्किल है नेता के लेवल पर या नैरेटिव के लेवल पर, कि वो अपनी इन बातों को ग्राउंड तक पहुंचा पाएं? घोषणा पत्र का हमारे चुनाव में बहुत उपयोग होता नहीं है, एक औपचारिकता मात्र है। कोई इसे संकल्प पत्र कहता है, कोई इसे घोषणा पत्र कहता है, पर कभी हमने ऐसा नहीं देखा है। मैंने अपने जीवन में लगभग 10 इलेक्शन हो गए होंगे, 9-10 इलेक्शन, जिसमें कभी भी घोषणा पत्र के बारे में चुनाव के बाद चर्चा ही नहीं होती। भाजपा अपने घोषणा पत्रों में कुछ चीज़ें रखती थी जिसके बारे में उसको टॉन्ट किया जाता था कि आप तारीख नहीं बता रहे हो, तो वो उन्होंने कर दिया। पर कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक्सटेंशन है, जो कि उनकी नई पॉलिसी है। ये बिल्कुल नया कांग्रेस है, और शायद अब आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये गौरव वल्लभ में नहीं थी, ये संजय निरुपम में नहीं थी, क्योंकि जो आइडियोलॉजी है उसमें एक शिफ्ट कांग्रेस में आ गया है, बहुत ही क्लियर, जो इस घोषणा पत्र में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे कास्ट सेंसस को सबसे बड़ा पॉइंट बनाना और उसको बार बार दोहराना, ये लग रहा था कि वो भारत जोड़ो यात्रा के समय ये नहीं था, पर न्याय यात्रा के समय एक नई चीज़ आई और आज वो नंबर 1 पर है। अब वो ये क्लियर नहीं है कि कास्ट सेंसस में जातियों की जनगणना के बाद वो डिसाइड करेंगे कि कितना आरक्षण होना चाहिए। हालांकि वो बोल चुके हैं कि वो 73% या कुछ है, तो 73% तक वो करना चाहते हैं। पर जब आप जनगणना करेंगे तो क्या फिर उसके अंदर का ब्रेकअप होगा, और क्या वो रिजर्वेशन में वो वाला ब्रेकअप होगा, ये क्लियर नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। 1 लाख रुपये उन्होंने हर गरीब परिवार को सालाना देने की घोषणा की है, छात्रों के लोन माफ़ करने की घोषणा की है, किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, इसकी घोषणा की है। जो अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि ये सब संभव नहीं है, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। संभव है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत कुछ संभव है, पर ये सब होने के लिए चुनाव जीतना बहुत आवश्यक है। और चुनाव जीतना घोषणा पत्र के आधार पर नहीं होता, चुनाव लड़ के जीता जाता है। कांग्रेस को उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, और हमें भी उस पर ज़्यादा नज़र डालनी चाहिए। वो चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, बताइए कमलेश जी। चुनाव मैं तो कहूँगा अच्छे लड़ रहे हैं, पर वो जो गौरव वल्लभ ने एक बात कही थी वो है डायरेक्शन लेस। तो डायरेक्शन लेस अच्छा चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, मतलब? नहीं, वही अपने अपने जगह पे अच्छा लड़ रहे हैं ना। दिक्कत ये होता है जब आदमी लड़ रहा होता है तो उसको ये लगता है कि मैं तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ, या कोई फील्डर हो तो, पर वो आउट हो जाता है। दीवार पे जोर लगाने जैसा है क्या, कि वो बल दिख नहीं रहा है? हाँ, क्योंकि सबको बल लगाना पड़ेगा ना। हाँ। अभी इस बात पे कांग्रेस जो है, जात पे न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी, और ये उसको राहुल गांधी ने या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जब ड्रॉप किया तो शायद किसी से नहीं पूछा होगा कि हम इसको अब वी नो लॉन्गर सब्सक्राइब टू दिस, अब हमारा एक नया आइडियोलॉजी है।
दूसरी बात, आपके जो गठबंधन के लोग हैं, जो पार्टियां हैं, जो आपकी छोटी पार्टियां हैं, वो अपने अपने एक एक राज्य में, कोई बंगाल में, कोई बिहार में, कोई महाराष्ट्र में मजबूत है, वो डिक्टेट कर रही हैं। तो इससे एक क्लियर संदेश जा रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि आप बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, पर वो शायद आप अच्छा नहीं लड़ रहे, क्योंकि आपका टिकट किस सीट पे हम लड़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसका निर्धारण आपके अलाय कर रहे हैं, रीजनल अलायंस कर रहे हैं। हाँ, जो बहुत मजबूत नहीं है बाय द वे। मतलब हमने नहीं देखा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना कैसा परफॉर्म करती है, चूंकि वो पहली बार है उनके लिए और उनका एक बड़ा हिस्सा उनसे टूट चुका है, पर फिर भी उनमें ये अथॉरिटी है कि वो कांग्रेस पार्टी, जो वहां की सबसे बड़ी पार्टी है, हुआ करती थी, उसको ये बताएं कि आपको कौन सा चुनाव लड़ना है, कैसे लड़ना है। कि सेम बिहार में आरजेडी ने किया, बिहार में आरजेडी ही टिकट दे रही है। लालू जी का अनुमोदन बहुत आवश्यक है कि आप अपनी पार्टी के किस व्यक्ति को कहां खड़ा करना, वरना आपका पप्पू यादव जैसा हाल होगा। हाँ जी आदेश जी, इसको लेकर क्या चर्चा है पार्टी में अंदर खाने? ये जो रीजनल पार्टियां हैं आंखें तरेर रही हैं, अभी तक सारा सीट शेयरिंग नहीं हो पाई, अभी तक स्पष्ट ही नहीं है चीजें, कौन कहां से लड़ेगा, और ये भी स्पष्ट नहीं है कि गांधी परिवार से कोई उत्तर भारत से चुनाव लड़ेगा या नहीं। मैं आपके आखिरी सवाल का जवाब पहले दे देता हूं कि गांधी परिवार की तरफ से कोई चुनाव मुझे लड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजा गया राजस्थान से, तो ये स्ट्रैटेजी थी राहुल गांधी की, और राहुल गांधी खुद वायनाड से नामांकन कर चुके हैं। राहुल गांधी ने ये तय कर लिया है कि वो अब वायनाड से ही सांसद रहेंगे और वो अमेठी नहीं लड़ेंगे। कई सीनियर नेताओं ने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि अगर हम ये मैसेज देंगे तो हम पहले ही चुनाव हार जाएंगे, कि हम सिर्फ दक्षिण भारत की पार्टी बन के रह गए हैं और हमें उत्तर भारत में हमने अपनी दोनों सीट छोड़ दी हैं। तो जब सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई, राहुल गांधी वायनाड चले गए, तो फिर विकल्प था कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़े, और रायबरेली से लड़ने का मतलब था कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट की सीट है, सोनिया गांधी वहां से सांसद रही, इंदिरा गांधी वहां से सांसद रही, तो वो लड़ सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश से दूर जा रही हैं या वहां जाना नहीं चाहती, क्योंकि जब 2019 के शुरुआत में फरवरी के महीने में वो सक्रिय राजनीति में आई थी और उन्हें यूपी का इंचार्ज बनाया गया था, वो भी आधे स्टेट के इंचार्ज सिंधिया जी थे। तब उसके बाद एक लोकसभा सीट और 2022 में 2 विधायकों का उनके लीडरशिप में जीतना, और उसके बाद उनका इस्तीफा। और जब खड़गे जी की टीम बनी तो प्रियंका गांधी को उसमें किसी स्टेट का प्रभारी नहीं बनाया गया, वो सिर्फ जनरल सेक्रेटरी ही, उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर उम्मीद थी कि इलेक्शन डिपार्टमेंट का उनको हेड बनाया जाएगा, ना वो डिपार्टमेंट आज तक बना और ना प्रियंका गांधी को कोई जिम्मेदारी दी गई। तो मुझे लग रहा है कि प्रियंका गांधी जो है ना, वो अपने चुनाव के बाद अपने लिए कोई नया रोल देख रही है, यानी इस बात का आभास इन सब लोगों को है पार्टी के भीतर, और शायद इसलिए राहुल गांधी सीसी की मीटिंग में नहीं आते कि ज्यादा अच्छे नतीजे आने वाले उनके लिए नहीं है। भले ही वो ये कहते हो कि 180 पे सिमट जाएगी बीजेपी, वो एक अलग चीज है, वो पॉलिटिकल बातें हैं। तो प्रियंका गांधी भी दूर हैं इन दोनों सीटों से, और राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि वो केरल से सांसद रहेंगे। सोनिया गांधी को राज्यसभा भेज दिया गया है, तो वो तो क्लैरिटी है। अब आपने बात की कि रीजनल पार्टीज क्यों हावी हैं। राहुल गांधी ने जब अलायंस की पहली मीटिंग हुई थी अलायंस के साथ पटना में, उसमें कहा था कि मैं यहाँ क्लीन स्लेट के साथ आया हूँ, सब कुछ भूल के आया हूँ और अब हमें नई शुरुआत करनी है। फिर राहुल गांधी ने अपने जो कांग्रेस पार्टी के भीतर चर्चा हुई, इसमें ये बात कहा कि अगर हमें थोड़ी बहुत सीटें कम लड़नी पड़े तो कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, हमारा पहला मकसद है कि किसी भी तरीके से मोदी को हराना। कांग्रेस पार्टी आज जितने भी रीजनल पार्टियां इनके सामने चैलेंज कर रही हैं, वो सब पहले कांग्रेस का ही हिस्सा होती थी, मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो टीएमसी हो, ऐसे आप नजर डालेंगे तो ये कांग्रेस पार्टी ने खुद इनको खड़ा किया। आप देखिए, जिस अरविंद केजरीवाल के अन्ना आंदोलन कैंप ने कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकी, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जब रैली हुई तो गांधी परिवार पूरा का पूरा वहां पहुंचा। कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बात की चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल के उस आंदोलन ने कांग्रेस पार्टी को इस हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया। उसका फायदा भले ही बीजेपी को मिला हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को
इस लेवल पर लाने में सबसे बड़ा हाथ केजरीवाल का है। तो आप देखिए दिल्ली कांग्रेस के नेता वहां नहीं पहुंचे क्योंकि वो जानते थे कि इसका असर उनके ऊपर पड़ेगा। तो पार्टी में इस बात को लेकर एक गंभीर चर्चा हुई कि क्यों इनके साथ खड़े होना। इस जैसे ही गिरफ्तारी हुई थी केजरीवाल की तो ये अलायंस तोड़ देना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। उनका ये कहना है कि इन पुरानी बातों को भुला दीजिए, हमें अभी हम सब का एक मेन मकसद ये है कि हमें किसी भी तरीके से मोदी को हराना है या हटाना है, जो वो कहते हैं। तो इसी तरीके से आप देख लीजिए पप्पू यादव वाली सीट के ऊपर जैसा लालू यादव ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने वैसा ही किया कि उनको पूर्णिया सीट नहीं दी, जबकि उनको विले से पहले ये कह दिया गया था कि हम आपको चुनाव लड़वाएंगे। अब जो जिस तरीके से ये स्टैंड लिए जा रहे हैं, क्या सिंजन रूपम को आपने एक्सपेल कर दिया 6 साल के लिए, क्या आप पप्पू यादव को एक्सपेल करेंगे? ये कुछ देखने वाली चीजें हैं अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे भी, इस सीट पे भी आरजेडी आपको डिक्टेट करेगी और आपको पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब उसमें एक टेक्निकल लोचा है, वो क्या है? वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव की पार्टी तो विलय होगी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी का जो मेंबरशिप होती है ग्रुप ए की, वो नहीं ली। तो ये सब कहने की बातें हैं। जब आपने अपने पूर्व सांसद को एक्सपेल कर दिया 6 साल के लिए, तो आप पप्पू यादव क्यों नहीं कर सकते? यहां भी आरजेडी आपको बताएगी क्या करना है आपको, जैसा शिवसेना ने आपको बताया महाराष्ट्र में। अब टीएमसी पे आई है। टीएमसी कहती है कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन पटना मुंबई की रैली में नहीं आते हैं और दिल्ली की रैली में आते हैं, क्योंकि आपका आम आदमी पार्टी के साथ आपके अच्छे संबंध हैं केजरीवाल के साथ। लेकिन जब सीट देने की बात आती है तो आप मना कर देते हो कि हम नहीं कर सकते अलायंस। तो हर जगह जो है ना, वो सहूलियत की पॉलिटिक्स हो रही है इंडिया अलायंस में भी। अपना फायदा सब लोग पहले देख रहे हैं और उस हिसाब से, और कांग्रेस पार्टी उसमें हर जगह नुकसान में है, हर स्टेट में नुकसान में है। इस बार इसीलिए कुछ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और कुछ और छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक सीट को लेकर झगड़ा चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी विफलता है अलायंस कमेटी की, और उससे बड़ी विफलता है केसी वेणुगोपाल की, क्योंकि वो कम्युनिकेशन गैप उन दोनों के बीच में रहा। और अलायंस कमेटी ने इस बात को खुल के कहा है पार्टी के अंदर कि या तो हमें मैंडेट दीजिए, या फिर हमारे फोन पे वो आदमी अवेलेबल रहे जो ये फैसला कर सकता है कि हमें कौन सी सीट देनी है और कौन सी नहीं देनी। अच्छा, सीट पे बात हो रही, बस ये बता दीजिए, रॉबर्ट वाड्रा को कोई सीट दे रहे हैं क्या? वो बाइट दे रहे हैं? हाँ, ये जब भी चुनाव आता है हर बार ऐसा होता है। रॉबर्ट वाड्रा जी की इच्छा वो जाहिर करते हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पिछली बार भी ऐसा हुआ था तो अहमद पटेल ने इंटरवीन किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि गांधी परिवार के इतने लोग चुनाव मैदान में आ जाएं। तो इस बार भी वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे कुछ ज्यादा नजर नहीं आता। सिर्फ 1-2 दिन मीडिया में चलेगा। सोनिया जी जब राज्यसभा की मेंबर बनी, शपथ ली, तब उनको बधाई देने वालों में खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका के साथ रॉबर्ट वाड्रा भी नजर आ रहे थे। इसके बाद नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई। फैमिली है, फैमिली का हिस्सा है, तो जाहिर तौर पर एक मैसेज तो देते ही हैं। लेकिन जिस हिसाब से इंटरव्यूज दिए हैं, मुझे लगता है रॉबर्ट वाड्रा हर बार ही ऐसा करते हैं, क्योंकि 15 साल से मैं भी कांग्रेस पार्टी, वो अपने ही घर पे दबाव बना रहे हैं इंटरव्यू देके। मुझे नहीं लगता कि आप ये सोचिए ना सौरभ जी, कि जहां प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, हालांकि ये फैसला परिवार का है कि कितने लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहेंगे, वहां पे आप कैसे रॉबर्ट वाड्रा को टिकट दे सकते हैं? जी कमलेश जी, हाँ, इनमें से एक में गांधी परिवार का एक तो लड़ेगा, ऐसा मतलब मैं आदेश तो वहां पास में करीब से देखते हैं, ऐसा दूर से देखने वाले मेरे जैसे लोगों का अनुमान सा है कि वो पूरी तरह छोड़ नहीं देंगे। दोनों में से एक सीट पर गांधी परिवार का कोई तो लड़ेगा, वरना वो रॉबर्ट वाड्रा नहीं होंगे। ये बात सही है, वरना ये ठप्पा लग जाएगा कि छोड़ के चलेगा यूपी। बॉब द बिल्डर नहीं होंगे, पर कोई ना कोई होगा। सौरभ जी, आखिरी जब केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई तो उसमें प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि ये अमेठी रायबरेली में से मुझे लगता है, और हमारे पास ऐसा फीडबैक है कि गांधी परिवार को लड़ना चाहिए। तो अब क्योंकि सीईसी की बैठक में सब वरिष्ठ लोग होते हैं, अंबिका सोनी और जितने भी जो सोनिया गांधी के ग्रुप के ज्यादा लोग होते हैं, तो उस बात के ऊपर गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी बिल्कुल चुप हो गई, और बाकी नेता ने किसी ने कुछ नहीं कहा कि लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। रिपोर्ट से कहती है कोई नहीं लड़ेगा। कमलेश जी, मैं आपकी बात को डिफर नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी तक जो जितने भी संकेत हमें मिल रहे हैं एज ए बीट रिपोर्टर, जो मैं कांग्रेस पार्टी कवर करता हूं, उससे नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी दोनों सीटों से लड़ने वाले हैं। एक कौल परिवार है जो काफी नजदीकी है गांधी परिवार के, शीला कौल और उनके बेटे हैं शायद विक्रम कौल,
उस परिवार के एक सदस्य को दोनों में से एक सीट लड़वाने की कोशिश हो रही है। वो राजी हुए नहीं हुए ये मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, और दूसरी सीट पे किसी कार्यकर्ता की तलाश चल रही है जो इनका वफादार हो। लेकिन अभी तक गांधी परिवार के लड़ने के संकेत नहीं है। प्रभारी के कहने के बावजूद भी ना हाँ की ना की। चलिए राशिद साहब, कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में क्या ख्याल है आपका? घोषणा पत्र अच्छा है। देखिए बहुत सारी बातें घोषणा पत्र में कही है। घोषणा पत्र जो अखबार के एडिटोरियल की तरह होता है, उसको सिर्फ 3-4 लोग पढ़ते हैं। एक जो लिखता है, जो उसको एडिटिंग करते हैं, और जिसकी वजह से पहले प्रूफ रीडिंग होती थी, निश्चला हंस रही है इस बात को लेके, तो वो उसमें बातें बहुत अच्छी लिखी होती है संपादकीय में, लेकिन खासतौर से अंग्रेजी का संपादकीय जो है कम लोगों से पढ़ा जाता है लोगों को घोषणा पत्र में। लेकिन बहुत सी चीजें दी गई है। और मीडिया के बारे में सौरभ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 8 पॉइंट है, और 8 पॉइंट में 2-3 पॉइंट तो बहुत तगड़े हैं। और वो मीडिया हाउस है, उसकी ओनरशिप और तमाम चीजें, कांग्रेस जो है ब्रॉडकास्टिंग बिल वगैरह सब खत्म कर देगी, प्रेस काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट करेगी। बड़े उन्होंने उसमें मीडिया को लेकर बड़े क्रांतिकारी कदम है। और कुछ ये कह सकते हैं कि वो सत्ता के इतने करीब नहीं है, इसलिए सारी बातें कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन घोषणा पत्र एक इंटेंशन की बात होती है, और वो उसमें कांग्रेस अपना इंटेंशन पूरा बखूबी दिखाया है। देखिए सौरभ, जो एक हमारी आज ब्रॉड राजनीतिक चर्चा हो रही है, गांधी परिवार के बारे में बातें कही जा रही है, हमें 2-3 चीजें समझनी चाहिए। गांधी परिवार जो है अपनी भूमिका को लेकर बहुत सतर्क है, अपनी इमेज को लेके। वो चुनाव में तभी उतरेंगे वो जब उनको जीत को लेकर के वो आश्वस्त हो। गांधी परिवार का सदस्य चुनाव में हारने के लिए नहीं लड़ेगा। वो 77 में जरूर चुनाव हार गए, उसके दूसरे कारण थे, या जो 19 में अमेठी से चुनाव राहुल गांधी हार गए, लेकिन अभी वो ठोक बजा करके लड़ेंगे। तो वो रॉबर्ट वाड्रा भी उसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि फिर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सबको प्रचार करना पड़ेगा। तो अगर प्रियंका गांधी सीट निकालने में सक्षम नहीं है, मतलब एक सर्वे के आधार पर, तो रॉबर्ट कैसे आएंगे? तो ये सिर्फ बात ये नहीं कि गांधी परिवार को उत्तर प्रदेश से भावनात्मक लगाव वगैरह, मुझे लगता है गांधी परिवार बहुत व्यवहारिक है। और जहां तक बात आती है कि वेणुगोपाल के बारे में बातें कही जा रही है, उचित है, लेकिन मैंने हमेशा देखा पावर सेंटर पे आप राहुल गांधी को दोष दीजिए, इंदिरा गांधी को दोष दीजिए, राजीव गांधी को दोष दीजिए। लोग क्या करते हैं, ये आसान चीजें होती है कि वेणुगोपाल को करें। इससे पहले जब नरसिम्हा राव थे तो जितेंद्र प्रसाद के ऊपर तमाम चीजें होती थी, उससे पहले धवन फोतेदार के ऊपर या वी जॉर्ज के खिलाफ लोग रहते थे। ये तो नेता जो है वो अपने इर्द गिर्द एक ऐसी चौकड़ी बना लेता है, और वो उसका एक सुरक्षा कवच होता है। और राहुल गांधी इस तरह की राजनीति बखूबी कर रहे हैं। निश्चला जी, कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया, भाजपा के घोषणा पत्र के लिए हमें कब तक इंतजार करना होगा? कोई जानकारी है इस बारे में हमारे पास? जी, कुछ अप्रैल 16-17 का कहा गया है कि तब तक आ जाएगी। 16-17, 19 को तो पहले राउंड की पोलिंग है। फर्स्ट फेज की पोलिंग अप्रैल 19 को है, तो 16-17 तक कहा गया है कि आ जानी चाहिए। उसमें तो काफी कुछ रहेगा, और कुछ जो बातें छन के आई हैं वो यही कि मोदी की गारंटी और विजन फॉर 2047, क्योंकि बहुत सारी और जो जिसको कहते थे ना कि परमानेंट फिक्सचर्स जो होती थी बीजेपी के मैनिफेस्टो की, कि भाई राम मंदिर का निर्माण और धारा 370 वगैरह, वो तो सब हो ही गया है। और यूसीसी भी एक स्टेट में आ गई है, तो हो सकता है कि बाकी भाजपा प्रशासित राज्यों में भी आ जाए। तो अब ये आगे का जो है ज्यादा डेवलपमेंटल वगैरह रहेगा, क्योंकि पिछली बार भाजपा के जो मैनिफेस्टो था उसका सबसे मेन पॉइंट वो जल शक्ति मंत्रालय और हर घर नल का कैंपेन रहा था, जिसके लिए फिर बाद में जब गवर्नमेंट में आए थे तो मंत्रालय वगैरह सब सेटअप हुआ था, और कैंपेन भी चलाया गया था कि हर जगह टैप ड्रिंकिंग वाटर मिले। जहां तक कांग्रेस के मैनिफेस्टो का सवाल है, मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि पिछली बार 2019 में जब इनका निकला था मैनिफेस्टो, तब तीखी प्रतिक्रिया भाजपा की तरफ से आई थी। अरुण जेटली तब थे हमारे बीच, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बोला था कि ये जो है ये एकदम सेडिशियस किस्म का प्रेस ये लेके आए हैं, और टुकड़े टुकड़े गैंग ने जैसे कुछ लिखा हो उस तरीके का कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है। तो इस बार भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए, जो कास्ट सेंसस वगैरह है उसके ऊपर तो कुछ तो रिएक्शन बीजेपी को देना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्ञान फॉर्मुलेशन जो प्रधानमंत्री का है, जो ग्रामीण यूथ, फार्मर, अन्नदाता और नारी, तो जो उसका एक काउंटर प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि कास्ट सेंसस और जातियों में जो एकदम माइक्रो डिवीजन हो इंडियन सोसाइटी का, फ्रैगमेंटेशन हो इंडियन सोसाइटी का, उसका ये काउंटर है कि भाई सबसे बड़ी जातियां तो यही हैं।
तो उसमें इंटरेस्टिंग रहेगा कि और क्या बीजेपी बोलती है इन सब चीजों में। कमलेश जी की एक बात मुझे बिल्कुल सही रही कि ना 100 में ना 5 में ये सब था, और ये कांग्रेस का जो पुराना नारा था कि वोट पड़ेगा हाथ पर, ना जात पर ना पात पर, उसको अभी गिव अप कर दिया गया है इस मैनिफेस्टो पे। ये एक बहुत मुझे सिग्निफिकेंट पॉइंट लगा। थैंक यू निश्ला। कमलेश जी, कांग्रेस के घोषणा पत्र पे आपने अपनी टिप्पणी दी, बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? हाँ, बीजेपी के लिए घोषणा पत्र, निश्चला ने सही कहा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके जो 2 बड़े मुद्दे थे जो बहुत इमोशनल मुद्दे थे, और राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण, चुनाव इमोशन से ही जीते जाते हैं, डेटा फैक्ट्स इत्यादि से जीते नहीं जाते। एक स्टोरी थी इनकी बहुत बड़ी कि अब हमें दबाया जा रहा है, दिस द गवर्नमेंट्स आर माइनॉरिटी सेंट्रिक, और वो क्या बोलते हैं उसको, अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती है। अब चूंकि 10 साल से तो वो नहीं हो रहा, क्योंकि यही गवर्नमेंट में है, और राम मंदिर बन चुका है, 370 हट चुका है, और यस, यूसीसी एक बड़ा मुद्दा होगा उसमें। दूसरा, चूंकि समाज को तो उद्वेलित थोड़ा रखने से फायदा होता है, तो उसमें मैं समझता हूं कि जो एक एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको हटाया जा सकता है। इंटरेस्टिंग। हाँ, वो एक मुद्दा बना सकते हैं कि ऐसे एक्ट को हटाया जाए जिससे कि हमारे बाकी जो पूजा स्थल है वो हमें नहीं मिल पा रहे, जबकि वो नंगी आंखों को भी दिखता है कि वो हमारे हैं। तो उससे आपका काशी, मथुरा इत्यादि फिर से जीवित हो सकते हैं। पर इकोनॉमिक जो आइडिया आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री लगातार पिछले साल से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है जी, ये फोकस में आपको जरूर दिखेगा। 3-4 ऐसे बड़े पॉइंट्स आएंगे उसमें, जो कि इकोनॉमी को वहां तक कैसे विकसित बनाएंगे, इसके लिए वो उसको कभी वो बिल गेट से बात कर रहे हैं एआई की टेक्नोलॉजी पे, ड्रोन दीदी पे बड़ा जोर दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे, है ना, कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, फोरकास्ट कैसे रिवाइज कर रहे हैं तमाम संस्था। और किसानों के लिए आप पता नहीं, इन्होंने भी एमएसपी की गारंटी दी है। मुझे पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो किसानों को एमएसपी की गारंटी जैसा कुछ नहीं होगा उसमें, पर किसानों के लिए कुछ मेजर अनाउंसमेंट हो सकते हैं, जिसमें कि सिंचाई और गांव-गांव तक पानी, सबको बिजली, हेल्थ, यूजुअल थिंग्स। इन्होंने भी हेल्थ के बारे में, वैसे कांग्रेस ने भी कहा है कि यूनिवर्सल मॉडल 25 लाख यूनिवर्सल गारंटी होगी हेल्थ की, लगभग सिमिलर चीजें होंगी उसमें। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे है, कम्युनिकेशन के लेवल पे बीजेपी के इश्तिहार आने लगे हैं, कांग्रेस के इश्तिहार, बीजेपी के इश्तिहार में हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक कीवर्ड है, कि वो भ्रष्टाचार यूँ बचा रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, और बहुत ही मोदी जी सेंट्रिक बीजेपी की पूरी कैंपेन लाइन है इस बार। मोदी की गारंटी, मोदी जी कह रहे हैं, बिल्कुल उसके इर्द गिर्द एक जनमत संग्रह जैसा है। ये तो बीजेपी की अभी प्रचार रेखा दिख रही है। जब हम प्रधानमंत्री की रैलियां देखते हैं तब भी वो कुछ लोकल मुद्दे उठाते हैं, कुछ वेलफेयर स्कीम्स और कुछ स्थानीय मुद्दे लोकल जो मैंने बोला, और इसके अलावा विपक्ष कितना बिखरा हुआ है, भ्रष्टाचारी, इन सब पे लगातार बात करें। उसके उलट अब ये कांग्रेस का घोषणा पत्र आया। 2 ही बड़ी ऐसी राष्ट्रीय पार्टियां जिसके घोषणा पत्र की बहुत विस्तार से चर्चा होती भी है। कम्युनिकेशन के लेवल पर दोनों पार्टियों में आपको क्या फर्क दिखता है? बीजेपी का कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर है। बीजेपी का सब कुछ जो सारा टोकरा है उसमें श्री मोदी है, और मोदी जी के 10 साल का काम, मोदी जी के इमेज, मोदी जी की लाइफ, मोदी जी के सक्सेस, मोदी जी का दुनिया में इतना लोकप्रिय होना, और सभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दुनिया के इनसे बात करते हैं और इनकी सलाह लेते हैं, इस तरह का इमेज प्रोजेक्शन जो बीजेपी का है वो बहुत यूनिफाइड सा है। विपक्ष में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो हमने देखा, इंडिया का कोई मैनिफेस्टो है नहीं, अलग अलग पार्टियों का अलग अलग मैनिफेस्टो होगा, उनमें अभी भी बहुत डिवीजन है। एक चीज बहुत सक्सेसफुली कर लिया गया है पिछले 1 साल के ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों द्वारा जो स्टेप्स लिए गए हैं, जो एक्शन हुआ है, वो जिन जिन पार्टी के नेताओं पर हुआ है वो सभी इंडिया में आ जाते हैं। तो बीजेपी के कम्युनिकेशन में भ्रष्टाचार ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। आप इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा ये लोग उठाते हैं, पर इलेक्टोरल बॉन्ड सबको समझ नहीं आता, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और वो गांव-गांव तक आप उसको पहुंचा नहीं सकते। पर ये बात सब जगह पहुंच गई है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, क्योंकि एक घोटाला हुआ था कोई लिकर का, और वो भी चूंकि वो दारू से रिलेटेड है, उसका एक अलग इंप्रेशन होता है इस देश में,
बाकी टीएमसी के कई नेता, 2 तो बड़े नेता जेल में हैं, एक के घर से बहुत ज़्यादा कैश मिला था। इस तरह के उदाहरण तमिलनाडु तक हैं। जी बिल्कुल हैं। तो ये भ्रष्टाचार को मुद्दा बीजेपी बनाएगी, कांग्रेस और अन्य दल जो इंडिया गठबंधन में वो भी बनाएंगे, पर अभी स्टिक नहीं करेगा बीजेपी पे वो, चूंकि मोदी की पर्सनल छवि, और ये दूसरे नेताओं को सामने नहीं लाते। मोदी जी की पर्सनल छवि ये है कि वो सिंगल है, उनका तो कोई परिवार भी नहीं है, वो भ्रष्टाचार करेंगी भी तो क्यों, और उनकी इमेज भ्रष्टाचार से बहुत दूर सी है। तो ये लोग ये मान सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे गए पर वो बीजेपी को गए होंगे, मोदी जी जब तक हैं तब तक ऐसा नहीं होगा। और ये जो गठबंधन है, जिसको कि बीजेपी के लोग हमेशा कह रहे हैं कि ये भ्रष्ट लोगों का एक समूह है, तो वो थोड़ा स्टिक करने का इसलिए चांस रहता है क्योंकि लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसीलिए बीजेपी और बीजेपी की इमेज मैनेज करने वाले इस चीज़ के लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत छवि इंटैक्ट रहे और हमेशा साफ नज़र आए। इस बात के इर्द गिर्द ही पूरा कैंपेन बिल्ड होता है, पूरी रणनीतियाँ तैयार होती हैं। हालांकि कई बीजेपी को ऑब्जर्व करने वाले ये भी कहते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की अपील भारतीय जनता पार्टी की अपील से बड़ी हो गई है, और उसके साथ वो एक रिजॉइंडर सवाल भी जोड़ते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के बाद भविष्य में जब कोई और नेता आएगा भाजपा का, तो उसके सामने ये एक चुनौती रहेगी जो कांग्रेस में 60 के दशक में पूछा जाता था ये सवाल कि नेहरू के बाद कौन, क्योंकि नेहरू लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद एक ऐसी टावरिंग पर्सनैलिटी हो गए थे, और उस दौरान उनके तमाम जो पार्टी के भीतर विपक्षी थे वो पार्टी से बाहर भी जा चुके थे। आखिरी में चूंकि अंततः दिल्ली में कौन राज करेगा ये तय होगा, हर लोकसभा से 543 लोकसभाएं हैं। धर्मेंद्र जोरे जी हैं महाराष्ट्र से, चलते चलते एक और टिप्पणी ले लेते हैं बीजेपी के कैंप में, वहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। आज हम प्रधानमंत्री की रैली देख रहे थे चुरू की, वहाँ के कैंडिडेट हैं देवेंद्र झाझड़िया, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी, इस तरह का नारा हमने पहले महाराष्ट्र में सुना था, लेकिन महाराष्ट्र पर नज़र रखने वाले कह रहे हैं कि विनोद तावड़े का कद भी लगातार बढ़ रहा है, उस पर भी नज़र रखिए। जोरे साहब, क्या है महाराष्ट्र में बीजेपी का हाल? तावड़े साहब पे जाने के पहले मैं वो जो आपकी कम्युनिकेशन की बात कर रही, तो आज ही कांग्रेस की एक बहुत बढ़िया ऐड छपी है। मैं बहुत बढ़िया इसलिए कहूंगा उसको कि जिस तरीके से एक न्यूज़पेपर ने परसों के दिन एक रिपोर्ट चलाई कि जो करप्शन केसेस जिनके खिलाफ थे जो बीजेपी की तरफ आए, आप इंडियन एक्सप्रेस अखबार की चर्चा कर रहे हैं जिसमें दीप्तिमान तिवारी के नेतृत्व में ये रिपोर्ट छप रही है कि किस तरह से पिछले 10 साल में नेता कांग्रेस में गए, कांग्रेस से भाजपा में गए और उनको क्लीन चिट मिली। उसमें एक अपडेट ये भी है कि हिमंता बिस्व शर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस को ये नोटिस भी भेज दिया है कि शारदा स्कैम में आपने मेरा नाम छापा, लेकिन सीबीआई की चार्जशीट में, और तब मैं कांग्रेस में था, मेरा नाम बतौर विटनेस था, बतौर आरोपी नहीं था। पर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट काफी चर्चा में है। जी जोरे साहब। तो आज कांग्रेस ने एक बढ़िया एक अच्छा नॉवेल जो बोलते हैं बीजेपी का वॉशिंग मशीन हो गया है, तो उसी तरीके का एक एड कैंपेन उन्होंने चलाया है। लेकिन उसमें तकलीफ है कि मैंने वो देखी सिर्फ अंग्रेजी पेपरों में, जो रीजनल वर्नाक्युलर जो पेपर्स थे उसमें देखी नहीं है। तो उन्होंने एक जो मोदी जी का भ्रष्टाचार फ्री, करप्शन फ्री जो इमेज है उसको तोड़ देने के लिए कि ये भ्रष्टाचारी लोगों को लेते हैं, उनको वॉशिंग मशीन में डालते हैं, क्लीन चिट लेकर बाहर निकालते हैं, उनको ही फिर उम्मीदवार बना देते हैं और वही लोग इनके पार्टी में बड़े होते हैं। तो इस तरीके का एक कैंपेन है। तो अभी मैं आता हूं तावड़े साहब के, तो मैं कहूंगा कि तावड़े साहब रिसेंट पॉलिटिक्स में जो पेशेंस नाम की जो चीज है, पेशेंस राजनीति में कैसा होना चाहिए, इसका जीता जागता और बहुत ब्राइट ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा उदाहरण है कि 2019 में उनकी टिकट गई। तो जब बातें होती है तो उन्होंने ये भी बताया मुझे कि भाई मैंने टिकट तो मांगी नहीं थी, और जो कुछ भी हो रहा था तो मेरे खिलाफ जो खबरें जाती थी वो दिल्ली जाती थी, और मैं कभी उसका खंडन भी कर नहीं पाया क्योंकि मेरा कोई दिल्ली में था ही नहीं तब। तो मैं किसको ये खंडन करता, और जो रूमर्स मेरे बारे में हो रही थी और जिसका आखिरी में जो रिजल्ट आया कि उनको मालूम था कि ये शायद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गया है या कुछ लोगों ने उनका खिलाफ कुछ बोल दिया, इसकी वजह से चीजें हुई। बावजूद उसके उन्होंने एक शब्द नहीं बोला,
हालांकि उनके ही जैसे जो बाकी जो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने इतना जाने आवाज किया कि मतलब पंकजा मुंडे वो हार गई इलेक्शन अपने कजिन से, तो उसके बाद उनको कुछ मिला नहीं। तो कंपेरिजन मैं इसलिए कर रहा हूं कि तावड़े जी से तो मुंडे जो अपने नाम से और पिताजी के लिगेसी की वजह से बड़ा नाम था, उन्होंने उस हिसाब से अपना बहुत ड्रम बजाया। और तावड़े जी जो कि 2014 में ही सीएमशिप के लिए दावेदार थे, 3 ही दावेदार थे, वैसे देखे तो 4 दावेदार थे, एक पहले एकनाथ खड़से, दूसरे सुधीर मुनगंटीवार, दूसरे तावड़े साहब, और जिनका सरप्राइज और जिनका जैसा आपने देवेंद्र और नरेंद्र का नारा जो पहली बार हमने सुना था वो नागपुर में ही सुना, मोदी जी की सभा में, वही कंफर्म हो गया था कि अभी देवेंद्र फडणवीस ही 2014 में बीजेपी के महाराष्ट्र के सीएम होंगे। वो सीएम भी हो गए। उसके बाद खड़से साहब का एक एपिसोड हुआ, खड़से साहब को पार्टी को बोलना पड़ा कि आप जाइए करप्शन केसेस में, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसी कैबिनेट में एक तीनों लोग थे, खड़से भी थे, पंकजा मुंडे भी थे और तावड़े साहब भी। तो तावड़े साहब ने बिना कंप्लेंट किए अपना जो भार था, अपना जो जवाबदारी था, उसको अच्छी तरीके से निभाया। जब इलेक्शन में टिकट देने की बात आई, इलेक्शन उनको टिकट नहीं मिली, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो सबसे सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी बताई जाती है और है वही, यही कॉन्स्टिट्यूएंसी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का भाग है जिसमें पीयूष गोयल लड़ेंगे इस बार। पेशेंस का ये उदाहरण बहुत अच्छा है, इसलिए कि उन्होंने शांत रहे, कुछ नहीं किया, कुछ कंप्लेंट नहीं, कुछ रिएक्शन नहीं, एक खबर नहीं छपी उनके रिसेंटमेंट की, तो किसी को उन्होंने बात ही नहीं कही तो मुझे कुछ नहीं बोलना है। बाद में पार्टी में उन्हें सेक्रेटरी बनाया, हरियाणा का इंचार्ज बनाया, हरियाणा में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म भी किया। हरियाणा में जाने से, दिल्ली में जाने से उनकी जो सही ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स है, और जो अभी आप देख रहे हो, जो दिल्ली के लोग तावड़े जी को इतना नहीं जानते थे, लेकिन अभी ये 4-5 साल में तावड़े साहब को अच्छी तरह से जानना चालू किया है। जिस तरीके से उनका लोगों को जो बम्बई लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं पटाने का जो ढंग है, जो अपने इसमें ले लेते हैं, और उसका आपने देखा होगा कि उन्होंने बिहार में क्या किया, हरियाणा में क्या किया, और उनकी जो एक स्किल है उनमें कि यहाँ भी जैसे गडकरी साहब को सब पार्टियों में दोस्त है ऐसा माना जाता है, रोबी बोलते कि मेरे सब पार्टियों में दोस्त है, राजनीति अलग है और फ्रेंडशिप अलग है, वैसे ही तावड़े का भी है कि तावड़े साहब के आप देखें तो हर पार्टी में मित्र है, इनकी कोई ऐसी निजी दुश्मनी किसी से है ही नहीं। तो उसी लेवल का वो दिल्ली में भी लेकर गए, और दिल्ली में भी ये शायद लगता है कि उनके हाईकमांड को शायद नड्डा जी और वो तावड़े जी दोनों एबीवीपी के साथी रह चुके हैं, दोनों ने साथ में काम किया। हो सकता है तो सीक्वेंस बहुत अच्छी उनकी जुड़ गई हो, उनको अच्छे यानी जो मुझे याद है शायद नॉर्थ ईस्ट में एक सीएम को बदला गया था, तो वहां उस मैसेज को लेके जाने के लिए तावड़े साहब के साथ वहां के जो प्रभारी थे उनको बोला गया था कि आप आइए। उन्होंने बोला कि हमको क्या करना है, कहीं वहां जाने के बाद आपको बताया जाएगा कि चार्टर फ्लाइट से वहां उतरे। वहां जाने के बाद उनको बताया गया, किसी ने बताया यहाँ से मैसेज कि आपको ये बताना है, जो वहां के सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उनको बोलना है कि हाईकमांड का आदेश है, आप रिजाइन कर दी। तो बताते कि किस तरीके से ऐसे जिसमें अत्यंत विश्वास की और ट्रस्ट की जरूरत है, ऐसे काम अभी तावड़े साहब को कई कपल ऑफ इयर्स में देने जाने लगे। आपका शायद आप शायद ये भी पूछना होगा कि क्या ये हो सकता है कि देवेंद्र के जरा विनोद महाराष्ट्र के नेता बन सकते हैं, तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि वो अभी सबसे ज्यादा जिनके चांसेस है। अगर सरप्राइजेस देने वाली पार्टी है, सरप्राइज देंगी तो नहीं मालूम। ये सवाल हम भविष्य के लिए छोड़ देते हैं 100% टेंशन में। जी बिल्कुल। हमने चर्चा की व्यक्तियों पर, हमने चर्चा की सीटों पर, हमने चर्चा की मुद्दों पर, संस्थानों पर, राजनीतिक दलों और प्रवृत्तियों पर।
चर्चा का ये सत्र यहीं पर रोकते हैं और अब रुख करते हैं आम आदमी पार्टी, पीएमएलए के केसेस, कोर्ट में क्या कानूनी पेचीदगियां, लड़ाई चल रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक नए पैनल के साथ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, संजय सिंह की जमानत, मनीष सिसोदिया के इंतजार, आतिशी सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावों और इनके बरक्स अदालत में हुई बहसों के बारे में। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, इसको लेकर अदालत के अलग अलग स्तरों पर क्या दलीलें दी जा रही हैं और इसका सेक्शन 45 क्या है, जिसके बारे में हर कोई नए सिरे से चर्चा कर रहा है। इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ेंगे कई वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ हैं संजय शर्मा जी, ये इंडिया टुडे ग्रुप के नेशनल ब्यूरो के एडिटर हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। संजय जी बहुत अच्छा गाना गाते हैं, जर्नलिज्म से इतर, और लगातार सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित भारद्वाज, जो इंडिया टुडे टीवी से जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं। अमित, सबसे पहले मैं आपका रुख करता हूं। संजय सिंह की रिहाई और सुनीता केजरीवाल का नेपथ्य से केंद्र में आना, इंडिया ब्लॉक की रैली में आम आदमी पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधि उतनी प्रमुखता से नहीं दिखाई दिए जितनी प्रमुखता से सुनीता केजरीवाल। क्या अब वही अरविंद केजरीवाल की वरीय राजनीतिक वारिस हैं तमाम किंतु परंतु के साथ? क्या पार्टी में अंदर खाने चल रहा है? एक होड़ दिख रही है आतिशी सिंह बनाम सौरभ भारद्वाज नंबर 2 की पोजीशनिंग को लेके। राघव चड्ढा सिरे से गायब हैं, तमाम सामाजिक समारोहों में जा रहे हैं ब्रिटेन में, यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी सब पर्दे के पीछे हैं या अपनी अपनी भूमिकाएं टटोल रहे हैं। और चुनाव को लेकर जिस तरह की तैयारी उनकी, उससे ज़्यादा तैयारी दिख रही है कि अब सेंट्रल एजेंसी का किसके पास समन आता है। आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है, अमित भारद्वाज? सौरभ, देखिए, इस तरह के सवाल लगातार सोशल मीडिया पे भी बहुत चर्चा में है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। क्या सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगी? क्या लालू यादव राबड़ी देवी मॉडल जो है वो दिल्ली में भी इंप्लीमेंट होने वाला है? उसमें बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन देखिए डे टू डे बेसिस पे जब हम लोग पार्टी को कवर करते हैं, नेताओं से मिलते हैं, अंदर खाने जो बातचीत चल रही है वो इतर है जो नैरेटिव बाहर की दुनिया में चल रहा है उससे। सबसे पहले सुनीता केजरीवाल की हम बात कर लें। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो ऐसा नहीं था कि इस बार आम आदमी पार्टी को बहुत शॉक हुआ। उनको पता तो था कि ये होने वाला है और इसके लिए 2-3 महीने से कम एक तैयारी की गई थी। हर नेता की प्रोफाइलिंग, हर व्यक्ति जो है किस जिम्मेदारी को निभाएगा, इसको लेके डिटेल्ड रोड मैप बनाया गया था। सुनीता केजरीवाल उसमें एक इमोशनल ट्रम्प कार्ड के तौर पे काम करेंगी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही इसका खाका तैयार कर दिया गया था। क्योंकि देखिए ये तो सच्चाई है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, और अगर कोई और व्यक्ति उनके नाम पे चिट्ठी पढ़ता है बाहर तो कंफ्यूजन हो सकता है। जो लेगेसी है या जो क्लैरिटी है वोटर्स के बीच, उसको लेके भी कई सारे सवाल उठेंगे। और हमने पहले देखा था कि मनीष सिसोदिया जब जेल गए थे तो वो पत्र लिखते थे। वो पत्र लिखना, ट्विटर पे शेयर करना इतना कारगर नहीं हुआ था। एक समय के बाद उसकी जो पेनिट्रेशन है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो कम पड़ता जाता है। तो यही वजह था कि ये तय किया गया कि सुनीता केजरीवाल वही जाने माने फ्रेम में पीछे भगत सिंह, बाबा साहेब अंबेडकर और बीचों बीच सुनीता केजरीवाल बैठेंगी, जहां पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठते थे। और मुख्यमंत्री का चाहे वो ईडी की कस्टडी से मैसेज हो या तिहाड़ से मैसेज हो, उसको साझा करेंगे। अब उसका कई सारा फायदा पार्टी को लगता है इंटरनली कि हो रहा है कि एक तो अरविंद केजरीवाल ब्रांड नेम जो है वो बार बार लोगों के बीच आता है। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि एक ऑथेंटिसिटी है, और जब भी सुनीता केजरीवाल आती हैं तो अरविंद केजरीवाल की तरफ एक सिंपैथी फैक्टर काम करता है या फिर आम आदमी पार्टी के लिए सिंपैथी फैक्टर काम करता है। तो अभी फिलहाल कोई ऐसी प्लानिंग इंटरनली नहीं चल रही है जिसमें ये तय किया गया हो कि अरविंद केजरीवाल को रिप्लेस करके सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए या पार्टी के मुखिया के तौर पे उनको प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है। आप टेक्निकली अगर देखेंगे तो 4 जून तक तो वैसे भी कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन दिल्ली सरकार में नहीं लिया जा सकता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और ये नियम तमाम राज्य सरकारों पर लागू होगा। तो एक तो वो एस्पेक्ट है। दूसरा है कि क्या एलजी अपनी तरफ से जो भेज रहे हैं रिपोर्ट समीक्षे को, उसमें ऐसी कोई सजेशन देते हैं मुख्यमंत्री रिप्लेस करना पड़ेगा, लीगल बैटल होगी। उस लीगल बैटल को अंत तक ले जाया जाएगा जब तक जो सर पे बंदूक न रख दी जाए
कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना है। और जो कानून के जानकार हैं, संजय जी भी यहाँ पे हैं, वो यही कहेंगे कि फिलहाल ऐसी कोई कानूनी बंदिश नहीं है अरविंद केजरीवाल पे, वो स्टेप डाउन करें। अब अगर बाकी लोगों पे हम बात करें तो उस पे मैं चर्चा कर लूंगा। राघव चड्ढा वाले चैप्टर को थोड़ा अलग से उस पर चर्चा करनी होगी, क्योंकि वो थोड़ा उसमें लेयर्ड कॉम्प्लिकेशंस हैं। बता दीजिए सर, हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जी बताइए, लेयर्ड कॉम्प्लिकेशंस बताइए राघव चड्ढा के। देखिए, हमने अभी इंडिया टुडे पे 2-3 दिन पहले कॉपी भी आई थी हमारे यहाँ पे कि आखिरकार राघव चड्ढा है कहाँ। अब राघव चड्ढा ब्लू आइड बॉय है अरविंद केजरीवाल की, और पार्टी सबसे मुश्किल घड़ी में है इस वक्त। और राघव चड्ढा इज MIA, मिसिंग इन एक्शन, और इंडिया में ही नहीं है, लंदन में है वो। तो ये तो कहा गया हालांकि कि उनकी सर्जरी होनी है, रेटिना की एक सर्जरी होती है। अगर वो समय से नहीं किया गया और प्रिसिजन के साथ नहीं किया तो आईसाइट लॉस हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जाती है। और जॉन हॉपकिंस की वेबसाइट पे मैं एक दिन रिसर्च कर रहा था तो उस पर थोड़ा बहुत पढ़ने को भी, समझने को भी मिला। लेकिन ये मान के चलिए आप, ये सर्जरी सिर्फ लंदन में होती है या दिल्ली के विश्व स्तरीय अस्पतालों में भी होती है? बिल्कुल, ये सवाल तो है ही लोगों के अंदर कि दिल्ली में या फिर देश में, आप दिल्ली में मान लीजिए नहीं कराना चाहते हैं, देश में भी मेरे ख्याल से तमाम इस तरह के हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं। लेकिन चलिए, अगर राघव ने तय किया कि उनको लंदन में ऑपरेशन कराना है तो उसमें मैं और आप बहुत कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती है इस मसले पे। लेकिन उसकी क्रोनोलॉजी थोड़ी मुझे लगता है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। पहला नोटिस जब अरविंद केजरीवाल को भेजा था, ईडी ने समन भेजा था, तो एक लंबा समय रहा था, कई घंटों का, जिसमें राघव चड्ढा की प्रतिक्रिया नहीं आई थी। तब से सवाल उठना शुरू हो गया था कि आखिरकार चल क्या रहा। फिर राघव चड्ढा को शायद ये एहसास हुआ कि मैसेजिंग ठीक नहीं जा रही है, तो एक बाकायदा आम आदमी पार्टी के दफ्तर में आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और ये जो तस्वीरें अभी चल रही हैं स्क्रीन पे भी, ये उस कहानी के आगे की कहानी है। जनवरी के महीने में देखिए, राघव चड्ढा बहुत लिमिटेड ट्वीट्स करते हैं। चंडीगढ़ मेयर पोल्स को लेके उनकी तरफ से जरूर ट्वीट होता है और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं चंडीगढ़ में। उसके बाद फरवरी के पूरे माह में मैंने उनका ट्विटर अकाउंट भी खंगाला था, 5 ट्वीट हैं, जिसमें सिर्फ एक राजनीतिक ट्वीट है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था मेयर पोल्स पे। उसके बाद अभी जो तस्वीरें चल रही, ये तस्वीर पर्टिकुलरली बहुत किरकिरी बनी आम आदमी पार्टी के लिए। प्रीत के गिल के साथ, जो यूके की पार्लियामेंटेरियन है, उनके साथ उन्होंने तस्वीर खिंचाई। लंदन में थे राघव चड्ढा अपनी पत्नी के साथ, परिणीति के साथ। और पहला 9 मार्च को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9 मार्च को उनको LSE का एक फोरम है, वहां पे वो स्पीच दे रहे थे जिसमें वो स्पीकर थे। और इसके साथ साथ परिणीति भी दूसरे जो सेगमेंट था इसी फोरम का, उसमें वो अपनी बात रख रही थी। तो राघव LSE में स्पीच देने जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, फोरम पे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन पार्टी उस वक्त बहुत मुश्किल समय से गुजर रही थी। फिर एक लंबा समय बीता और उसके बाद वो हाउस ऑफ कॉमन्स में गए, जहां पे सवाल पूछने की एक अपॉर्चुनिटी होती है। वेस्टमिंस्टर पैलेस में थे राघव और परिणीति दोनों ही वहां पे। फिर इंडियन ऑरिजिन के कुछ सांसदों से भी मिले थे। तो जब तस्वीरें बाहर आ रही थी तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो असमंजस में था कि क्या चल रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दिन राघव चड्ढा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, ट्वीट किया, फिर बाद में एक वीडियो डाला। लेकिन जिस तरह से राघव बिहेव करते हैं, हमेशा मीडिया में बने रहना उनको पसंद है, वो क्योंकि इस MIA मोड में ये हमें एहसास भी इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो मीडिया में रहना पसंद करते हैं। पार्लियामेंट में आपको ध्यान हो, जब उनके सस्पेंशन का मामला चल रहा था तो विजय चौक से लेकर पार्लियामेंट के अंदर तक उनकी जो दौड़ चलती थी और इंडिया ब्लॉक के लीडर्स के साथ वो हमेशा दिखते थे। तो उसकी वजह से पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं में असमंजस है। अगर आप IT सेल के थ्रू जाएंगे तो बहुत सारे आपके कार्यकर्ता हैं, वो खुद भी सवाल उठा रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं राघव को। अमित मालवीय जो बीजेपी के IT सेल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी लंदन में प्रेजेंस है चुनाव के समय, इसको लेके सवाल उठाया। सुनील ठाकर ने भी सवाल उठाया। लेकिन ये आउटसाइडर्स का सवाल है। पार्टी के अंदर सौरभ डिस्कम्फर्ट तो है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। और ये मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिरकार राघव दूर क्यों है। एक और फैक्ट है कि राघव चड्ढा का नाम एक्साइज पॉलिसी केस में एक रेफरेंस में ईडी ने लिया था, लेकिन अभी तक उनसे पूछताछ नहीं हुई है। लेकिन बहुत छोटे, कंपैरेटिव छोटे कद के नेता, लेकिन संगठन में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले दीपक सिंघला, जो गोवा के को इंचार्ज हैं, उनके घर पे कुछ दिन पहले अभी रेड हुई थी। कैलाश गहलोत को ईडी ने समन किया था। तो लोग कई सारे डॉट्स को कनेक्ट करके देखते हैं। पार्टी फिलहाल लेकिन ये
इस पे मेंटेन करके एक स्टैंड मेंटेन करके चल रही है कि नहीं वो रेटिनल ऑपरेशन के लिए ही, सर्जरी के लिए ही लंदन में है। और जो लिस्ट आतिशी ने अभी 3-4 दिन पहले जारी की थी कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसमें अपना, सौरभ का, इसके साथ दुर्गेश पाठक और राघव का भी नाम लिया था। तो लंबे समय के बाद राघव चड्ढा का नाम किसी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने लिया था। तो कई सारे डॉट्स हैं जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, और शायद आपके जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज्यादा खुद में ही डिकोड करने में एक्सपर्ट हैं, तो उससे कुछ इस जानकारी से कुछ अमित जी नहीं, हम अमित जी नेता नगरी में हम व्यूअर्स के लिए कहाँ होमवर्क नहीं छोड़ते हैं, रिपोर्टर्स से पूरा सुनते हैं। क्या डिस्कम्फर्ट है, क्या ये लग रहा है आम आदमी पार्टी को कि राघव चड्ढा सिंकिंग शिप सोच के आम आदमी पार्टी छोड़ने की भूमिका बना रहे हैं? थोड़ा खुल के बताइए। सौरभ देखिए, इस पे फिलहाल जो असमंजस की स्थिति है, क्या वो आम आदमी पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं, ये सवाल आप राघव से तो फिलहाल खैर वो लंदन में है तो क्या ही सवाल होगा, लेकिन पार्टी के अंदर इस पे बहुत ज्यादा कोई अभी फिलहाल ओपिनियन नहीं बनी है। लेकिन कई सारे विधायकों से मेरी बात हुई, दिल्ली में 1-2 कैबिनेट मिनिस्टर्स से भी बात हुई, ऑफ कैमरा ऑब्वियसली बातचीत के दौरान ये निकल के आया। तो डिस्कम्फर्ट दिखता है उनके अंदर। डिस्कम्फर्ट जब मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, उनके अंदर यही सवाल है कि पार्टी के मुखिया जब जेल में है, सबसे बुरा वक्त चल रहा है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लोकसभा का पूरा कैंपेन डिरेल होने की संभावना थी। और सौरभ मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि अभी से 72 घंटे पहले तक उस पार्टी में लोग लड़ना तो जरूर चाह रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर, उनके अंदर एक गुस्सा था, कमिटमेंट था कि अरविंद केजरीवाल को बाहर लाना है। लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी के पहले तक एक वो कहते हैं ना, उम्मीद टूटने वाली भी स्थिति थी। लग रहा था कि अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया, अब इससे बाहर कैसे निकलना है। संजय सिंह जब मंच पे पहुंचे, उसी मंच पे जहां पे अरविंद केजरीवाल स्पीच देते थे, संजय सिंह उनके बगल में खड़े होते थे, वहां से जब वो स्पीच उन्होंने संजय सिंह ने दी, तो उसके बाद एक उम्मीद की लहर लोगों के अंदर आई। तो फिलहाल राघव से ध्यान हटा होगा, लेकिन जब तक ये तस्वीर बाहर नहीं आई थी, संजय सिंह की बेल नहीं हुई थी, तब बहुत ज्यादा बड़ा सवाल था कि क्या राघव उसी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में आगे पीछे कहीं मूवमेंट कर सकते हैं। एक सवाल और है अमित जी, कोई खुल के फिलहाल बोल नहीं रहा। एक खुल के और बता दीजिए, क्या कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के एकनाथ शिंदे साबित हो सकते हैं? जी सवाल आपने सही सुना। कैलाश गहलोत जी नहीं, देखिए पार्टी में फिलहाल ऐसी स्थिति है नहीं। आप ईमानदारी से अगर आम आदमी पार्टी के स्ट्रक्चर को देखें, पंजाब की यूनिट को अलग कर दीजिए, फिलहाल दिल्ली की यूनिट को आप देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई भी ऐसा विधायक, 1 दर्जन विधायकों को छोड़ के कोई ऐसा विधायक नहीं होगा जो ये दावा कर सकता है आज की तारीख में कि वो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के सिंबल के बिना चुनाव लड़ने जाए और वो चुनाव जीत जाएगा। ये कल्ट राजनीति का दौर है, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, यहां वोटर्स कल्ट को वोट दे रहे हैं। बीजेपी में नरेंद्र मोदी के नाम पे, प्रधानमंत्री के नाम पे वोट पड़ता है, तो आम आदमी पार्टी जहां चुनाव लड़ती है, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे वोट पड़ता है, उनकी गारंटी और उनके वादों पे वोट पड़ता है। तो क्या कैलाश गहलोत या कोई भी और विधायक ये सपना भी दिल्ली में देख सकता है कि वो पार्टी को तोड़ के एक अलग फैक्शन बना ले? ये असंभव सा है। और एक प्रयास सौरभ आपको ध्यान होगा हो चुका है एक बार, एक व्यक्ति थे, मंत्री थे, उन्होंने कोशिश की थी कई बार। नाम लेके बात किया करिए भाई, आप कपिल मिश्रा की बात कर रहे हैं। ये नेता नगरी सर नाम लेके बात होती है, कपिल मिश्रा की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या आम आदमी पार्टी कवर करने वाले उनका नाम नहीं लेते हैं क्या? अच्छा ये बता दीजिए, ये आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज के बीच कोई वर्चस्व को लेके या नंबर 2 को लेके या अरविंद के बाद कौन को लेके कोई आपस में एक प्रतिस्पर्धा है क्या? मुझे नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है सौरभ, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स बहुत पहले फिक्स कर दी गई थी। सुनीता केजरीवाल इमोशनल कार्ड, आतिशी सरकार का काम संभालेंगी, सौरभ भारद्वाज सरकार में अपनी जिम्मेदारी तो संभालेंगे, लेकिन जैस्मिन शाह के साथ मिलकर मीडिया कम्युनिकेशंस का काम करेंगे, वो जो उस काम को कर भी रहे। और इसके साथ साथ सबसे अहम भूमिका आज की तारीख में उस आदमी की है जिसकी तस्वीर पब्लिक डोमेन में बहुत कम दिखाई देती है, द मैन रनिंग द शो फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन्स, संदीप पाठक। संदीप पाठक वो व्यक्ति हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि मीडिया के सामने आके बहुत ज्यादा बातचीत की जाए जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए। और
उनकी एक और खासियत है कि वो नंबर्स में भरोसा रखते हैं, स्टैटिस्टिक्स के आदमी है, टेक्नोक्रेट आप बोल सकते हो। ठीक बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की प्रोफाइल के आदमी है, लेकिन पब्लिक डीलिंग से बचते हैं, संगठन का काम करना पसंद करते हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी इंटरनली संदीप पाठक की है, जो निभा रहे हैं। रामलीला ग्राउंड की रैली में भी उनका ही काम था, जो फ्रंट में आके पूरा कोऑर्डिनेशन देखना, भीड़ इंश्योर करना, कौन सा नेता आएगा, कहां बैठेगा, ये सब कुछ माइक्रो मैनेजमेंट संदीप पाठक के हाथ में था। तो बाहर से भले ही लगे कि आपको आतिशी और सौरभ भारद्वाज प्रोमिनेंट फेसेस हो गए हैं, सरकार में इनके अंदर कंपटीशन चल रहा है, लेकिन इंटरनली सबके रोल्स तय हैं, कौन क्या काम करेगा, कब किसकी कितनी प्रेजेंस होगी, और इन सारे काम को मैनेज करने के लिए एक आदमी को रखा गया है। हालांकि ये जरूर है कि अब संजय सिंह के बाहर आने के बाद संदीप पाठक का कार्यभार थोड़ा आसान हो जाएगा। वो अपना काम, बैकरूम बॉय वाला जो काम है, संगठन पर फोकस करने वाला, वो कर पाएंगे, और कैंपेन, कार्यकर्ताओं से बातचीत, भाषण देना, ये सब संजय सिंह फ्रंट पे आके करते हुए आपको दिखाएंगे। थैंक यू। हमारे साथ अब नलिनी जी भी जुड़ गई हैं। नलिनी लीगल ब्यूरो को हेड करती हैं इंडिया टुडे टीवी के। बहुत बहुत स्वागत है नलिनी जी आपका। थैंक यू सर। आपसे ही शुरुआत करते हैं। पीएमएलए को लेकर कोर्ट में किस तरह की दलीलें दी जा रही हैं? क्या संजय सिंह को जो बेल मिली है उसके बाद सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया या फिर अरविंद केजरीवाल फौरी तौर पे इमीडिएटली इन इमीडिएट फ्यूचर किसी किस्म की राहत की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जिस दिन बेल दी थी, उन्होंने अपने ऑर्डर में साफ साफ ये बोला था कि ये जो संजय सिंह का केस है, ये एज प्रेसिडेंट किसी भी और केस में साइट नहीं करा जा सकता। उन्होंने ये भी बोला था कि इस बेल का कोई भी इम्पैक्ट ट्रायल तक भी नहीं पड़ेगा, संजय सिंह के खुद के ट्रायल पे भी बेल का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला था? 2-3 कारण थे सुप्रीम कोर्ट का ऐसा बोलने के। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली थी कि ये जो बेल दी जा रही है, ये बहुत ही पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस के अंडर दी जा रही है, मतलब बहुत ही अलग सर्कमस्टांसेस हैं, बहुत ही अलग चीज़ें हैं जिसके अंडर ये बेल दी गई है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली थी कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसने स्पेसिफिक्ली संजय सिंह की बेल पे ऑपोजिशन नहीं करा। अब उन्होंने ऑपोजिशन क्यों नहीं करा, अब ये अलग मुद्दा है डिस्कशन का, लेकिन क्यों नहीं किया? ये कितना नॉर्मल है कि ईडी जो लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, दलीलें दे रही है रिमांड के लिए, वो कह रही है एक वन फाइन डे कि नहीं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं इनकी बेल से? तो ये बात तो साफ है कि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कि वो संजय सिंह की बेल का विरोध ना करें। अब ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करते हैं सौरभ। जब लंच के पहले सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ही तर्क सवाल पूछे थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से। उन्होंने मनी की रिकवरी को लेकर सवाल पूछे थे, मनी ट्रेल को लेकर सवाल पूछे थे। उन्होंने ये भी सवाल पूछे थे कि अगर संजय सिंह अक्यूज्ड है आपके दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में, तो उनकी कोई भी प्रॉपर्टीज अभी तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अटैच क्यों नहीं करी। तो ये जब सवाल सारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से पूछे गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ईडी से पूछा कि क्या वो इस बेल का विरोध करना चाहते हैं या नहीं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ईडी इस बेल का विरोध करती है तो सुप्रीम कोर्ट को अपने ऑर्डर में मेंशन करना पड़ेगा कि संजय सिंह को बेल इसलिए दी जा रही है क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट था मनी लॉन्ड्रिंग में, जो एक बहुत ही बड़ा ऑब्जर्वेशन होता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब ये इसलिए उन्हें मेंशन करना पड़ता है क्योंकि पीएमएलए जो एक्ट है, जिस कानून के अंडर ईडी इन्वेस्टिगेट करती है, वो यही डिमांड करता है कि अगर पीएमएलए के अंडर किसी को भी बेल पे या जमानत पे रिहा करा जा रहा है, तो वो कोर्ट तभी कर सकता है जब कोर्ट सेटिस्फाइड हो कि वो जो इंसान है उसने कोई भी दोष नहीं किया है, वो निर्दोष है, ही इज इनोसेंट, ही इज नॉट गिल्टी। सिर्फ उसी के बेसिस पे कोर्ट जमानत दे सकता है पीएमएलए के अंडर। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था कि अगर आप इसका विरोध करते हैं और फिर भी हम इन्हें बेल देते हैं तो हमें ऑर्डर में ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बोला कि आप जाके अपने ऑफिसर से बात करिए, लंच के बाद हमारे पास वापस आइए और हमें बताइए कि क्या आपको कोई विरोध करना है या नहीं करना इनकी बेल का। जब लंच के बाद ईडी वापस आई, तब ईडी ने साफ साफ बोला कि हमें कोई विरोध नहीं है, अगर संजय सिंह को बेल मिल भी जाए तो हमें इस बात से कोई विरोध नहीं है। अब इससे ईडी को क्या अचीव हुआ? मेन चीज़ ईडी की ये अचीव हुई इसके थ्रू कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बेल के ऑर्डर में केस के मेरिट्स पे या संजय सिंह के इन्वॉल्वमेंट पे कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं दिया है। कोर्ट ने बस ये रिकॉर्ड करा है कि क्योंकि ईडी को कोई विरोध नहीं है जमानत दिए जाने से, इस कारण की वजह से उनको बेल दी जा रही है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को बोला कि आप कंडीशन सेट करें कि संजय सिंह क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और इसके
इसके अकॉर्डिंग उन्होंने जाके संजय सिंह को बेल दे दी और उनको जमानत पे रिहा कर दिया। थैंक यू नलिनी। संजय जी, बाकी जो केसेस चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं पे, उनका स्टेटस क्या है और क्या संजय सिंह की जमानत के बाद विल दे ऑल्सो मूव टू सुप्रीम कोर्ट और सिमिलर दलीलों की बिना पे कि मनी ट्रेल नहीं मिला या सीधे कनेक्ट स्टैब्लिश नहीं हुआ, राहत की उम्मीद कर सकते हैं? लीगल फ्रेटर्निटी में क्या चर्चा है इस जमानत को लेकर और बाकी केसेस को लेकर? लीगल फ्रेटर्निटी में जो चर्चा है वो ये है कि भाई इनका अधिकार है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो ये सोच कर चलेंगे कि हमें यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी। ऐसे भी आम आदमी पार्टी इसे एक टोटका समझ सकते हैं कि बाकी अन्य कोर्ट से अमूमन उनको राहत नहीं मिलती है। उनको ये भरोसा रहता है कि सीधा सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएं तो सीधा वहाँ से भी राहत हम लेके ही आते हैं। कोई एक आधे ऐसे मामले हुए हैं। केजरीवाल के केस में तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, हाँ, रजिस्ट्रार के पास गए, सुबह गए और फिर पिटीशन वापस ले ली, राउज एवेन्यू चले गए। वो वापस इसलिए ली कि उनको लगा कि गलत हत्थे पे चढ़ गए। थोड़ा खुल के बताइए, गलत हत्थे पे चढ़ गए मतलब? मैं उसी को एलेबरेट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो उन्हें लगा कि चीफ के यहाँ हम इसे मेंशन करेंगे और वहीं पर अगर सुनवाई हो जाती है तो बढ़िया होगा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ उन्होंने कहा कि आप स्पेशल बेंच के पास जाइए, और बिल्कुल 1 नंबर कोर्ट में चीफ बैठते हैं, 2 नंबर कोर्ट में बगल का रास्ता था कि बगल के कमरे में जाना था। लेकिन उन्होंने कहा कि आप जस्टिस संजीव खन्ना के कोर्ट में जाएं और वहाँ स्पेशल बेंच है, 3 जजों की बेंच है, आप उसके सामने जाके इसको मेंशन कीजिए और वो आपकी ये मामले को सुनेंगे। लेकिन मेरी समझ में उस समय ही आ गया कि जिस समय एक कमरे से एक दीवार पार करने में इनको 20 मिनट लग गए, उस समय इनको लगा कि जो बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस MM सुंदरेश, ये 3 लोग थे, तो उस समय इनको ये लगा कि शायद यहाँ थोड़ा टफ हो सकता है मामला। और जब तक वो वहाँ पहुँचे 20 मिनट बाद, तब तक वो कुछ शुरू के 2 मामले सुनने के बाद वो पीठ उठ गई थी और फिर नॉर्मल बेंच आ गई थी 2 जजों की। उन्होंने कहा कि अब तो ये सारे मामले जितने 47 मैटर्स हैं उसके बाद हम लास्ट में सुनेंगे। तब तक इनको लगा कि अच्छा मौका है जिस समय ये कहने का कि विड्रॉ करने का, और उन्होंने फिर जिस समय इनका मैटर आने वाला था उससे 10-20 मिनट पहले इन्होंने मैटर विड्रॉ कर लिया। इन्होंने कहा कि भाई हम मैटर विड्रॉ करना चाहते हैं क्योंकि लोअर कोर्ट में हमारी सुनवाई है और वहीं पर हमें अपनी सारी बातें हम वहीं रखना चाहते हैं। तो इससे एक ये फ़ायदा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है वो उनके पास एग्जॉस्ट होने से बच गया, और वो लोअर कोर्ट में सारी बातें उन्होंने वो जो यहाँ रखनी थी वहाँ रखी। उनके मन में शायद ये था कि ये टफ बेंच है और यहाँ उनको रिलीफ शायद नहीं मिल सकती है, और यही वजह रही कि उन्होंने अपना एप्लीकेशन विड्रॉ किया और वो निचली अदालत में गए। जाहिर है निचली अदालत से बहुत इनको उम्मीद भी नहीं थी, और तमाम दलीलों के बावजूद, बड़े वकील, बड़ी दलील, लेकिन इसके बावजूद एक चली नहीं। कोर्ट ने यह कहा कि उन्हें तो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, और फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अभी क्या स्थिति है अरविंद केजरीवाल की ज़मानत या केस की? क्या उनके सामने ऑप्शंस हैं जो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं? अभी तो उनका ऑप्शन ये है कि अब अगले दिन जब उनकी केस सुनवाई पे आएगा, तो अभी तक उन्होंने हाई कोर्ट में भी यही कहा है कि उनके खिलाफ जो गिरफ्तारी की गई है वो अवैध है, गैर कानूनी है, क्योंकि पहले सबूत होने चाहिए और सबूत के आधार पर PMLA एक्ट के तहत गिरफ्तारी होती है। लेकिन ईडी ने पहले गिरफ्तार कर लिया, अब वो सबूत ढूंढ रही है। उसकी तमाम दलीलें दी गई और ये कहा गया कि हमारे पास से एक पैसा नहीं मिला। वो पैसा जिसकी बात कर रहे हैं 100 करोड़ रुपए, वो कहाँ गए? कहीं से तो बरामद होते, धरती निगल गई, आसमान खा गया, कहाँ गए वो पैसे? ईडी ने ये कहा कि हमने जो गिरफ्तारी की है वो गिरफ्तारी पूरे PMLA के जो प्रावधान है गिरफ्तारी के 19, जो उसका सेक्शन 19 है, उसके मुताबिक हमने सारी गिरफ्तारी की है, क्योंकि गवाहों ने पहले सारी चीज़ें बता दी थी कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में सारी चीज़ें हुई हैं, उन्हें सभी चीज़ों की जानकारी है। इसके साथ ही ईडी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे इन्होंने हवाला से पैसे नहीं लिए हैं, लेकिन इनको पता था कठपुतलियाँ नीचे नाच रही हैं और ऊपर जो सारी डोर है वो अरविंद केजरीवाल के हाथ में है। ईडी ने एक सबसे महत्वपूर्ण बयान ये दिया कि ईडी कभी भी अंधेरे में तीर नहीं चलाती है। हम जो गांव में कहते हैं धूल में लट्ठ चलाना, वो नहीं कर रहे हैं। हमारे पास सारे सबूत हैं, हमारे पास हवाला ऑपरेटर्स के बयान हैं, हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सारे दस्तावेजी सबूत हैं, और इसके अलावा गवाहों के बयानात हमारे पास दर्ज हैं। जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व रहे, वही घर का भेदी यहाँ पर विभीषण बता रहा है कि पेट में अमृत है,
और पेट में अमृत का कुंभ है तो वहीं पर तीर मारो तो चलेगा, इसलिए हम वहीं पर तीर चला रहे हैं, अंधेरे में तीर नहीं चला रहे। जहां अमृत का कुंभ है नाभि में, वहीं हम तीर चला रहे हैं। और इसलिए हम जब मामला ट्रायल पे आएगा तो हम सारी चीज़ें सबूत दे देंगे। अदालत ने इससे पहले जब सुनवाई हुई थी, तो जब अरविंद केजरीवाल अपने समन को चुनौती दे रहे थे और गिरफ्तारी को, उस समय भी अदालत ने पूछा था कि आपके पास जो फाइलें हैं वो हमें दिखाइए। ईडी ने कहा कि फाइलें आपको तो दिखाई जा सकती हैं हुजूर, लेकिन अक्यूज के सामने हम फाइल नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये फाइल जब ट्रायल चलेगा उस समय हमारे लिए बहुत काम आएगी। अदालत ने तन्हाई में कह दें या कह दें कि अपने चैम्बर में वो सारी फाइलें देखी, और वो देखने के बाद जब भोजनावकाश के बाद अदालत वापस जुड़ी तो फिर अदालत के तेवर भी बदले थे, सुर भी बदले हुए थे, और अदालत ने फिर ये कहा कि इस मामले में, मतलब जो आदेश है उसको देख के तो यही लगता है कि अदालत ने कहा कि इस मामले में ईडी जो कह रही है उसकी दलीलों से हम संतुष्ट हैं, और लिहाजा हम अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दे पा रहे। थैंक यू संजय जी। नलिनी, पीएमएलए को लेकर कानूनी गलियारों में न्यायविदों के बीच किस तरह की चर्चाएं चल रही, क्योंकि विपक्षी दल लगातार ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अब ये एक टूल बन गया है रूलिंग पार्टी का, जिसमें कोई केस होता है उसमें या तो पहले सीबीआई केस दर्ज करती, फिर उसका संज्ञान लेके ईडी केस दर्ज करती है, और उसमें जैसे ही पीएमएलए आ जाता है उसके बाद ज़मानत की धाराएं बहुत कठोर हो जाती हैं और न्यायिक राह बहुत मुश्किल हो जाती है। इसको लेके किस तरह के डिस्कशन चल रहे हैं, और हालिया पॉलिटिकल मामलों के बाद क्या इस पर स्पॉटलाइट आएगी? भविष्य में क्या ऐसा हो सकता है कि कोई संवैधानिक पीठ बैठे, पुनर्विचार हो नए सिरे से? इज दिस अ पॉसिबिलिटी? लॉट ऑफ पीपल आर राइटिंग अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। सौरभ, देखो, सबसे पहले बात तो ये समझना ज़रूरी है कि पीएमएलए बहुत ही कंटेंशियस लॉ रहा है जब से वो आया है, और वो मोदी सरकार के टाइम पे नहीं आया। आई थिंक वाजपेयी जी की सरकार थी जब पहली बार पीएमएलए इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद हर सरकार ने उसका यूज़ करने की कोशिश की है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी चाहिए पीएमएलए के बारे में। पहली बात तो ये कि 2014-15 से पहले पीएमएलए का जो सेक्शन 45 है, जो सबसे ज़्यादा कंटेंशियस प्रोविज़न है पीएमएलए में, क्योंकि वही डील करता है पीएमएलए में बेल से, कि किसी को बेल मिल सकती है या नहीं, सेक्शन 45 के अंडर आता है। 2014 से पहले वो सेक्शन 45 ज़्यादा यूज़ होता नहीं था, क्योंकि जैसे आपने बोला कि एक प्रेडिकेट शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए पीएमएलए को अट्रैक्ट करने के लिए। तो यूजुअली अगर शेड्यूल्ड ऑफेंस में बेल मिल जाती थी तो ईडी के केसेस में भी बेल मिल जाती थी, पर ये 2014 से पहले की बात है। 2014 के बाद सेक्शन 45 यूज़ होने लगा है इस हद तक कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जस्टिस रोहिंटन नरिमन का 2017 का, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला था कि ये मिसयूज़ है पावर का, ये अब्यूज़ ऑफ लॉ है और ऐसा अलाउ नहीं होने दिया चाहिए। उन्होंने ये बोला था कि अगर प्रेडिकेट शेड्यूल्ड ऑफेंस में बेल मिल जाती है तो पीएमएलए के अंडर भी बेल मिल जानी चाहिए। उसी के बाद 2018 में जो मोदी सरकार है उन्होंने पीएमएलए में बदलाव कर दिया। उन्होंने सेक्शन 45 में चेंज करके जो अब हम कहते हैं, जिसको कहते हैं हम ट्विन कंडीशन, इंट्रोड्यूस कर दी बेल के लिए। अब ट्विन कंडीशन क्या है? 2 कंडीशंस हैं बेल के लिए सेक्शन 45 पीएमएलए के अंडर। सबसे पहली बात तो ये कि प्रोसिक्यूशन को हमेशा चांस मिलना चाहिए बेल अपोज करने का, जिसके अगेंस्ट किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सारे लॉयर्स, चाहे वो पॉलिटिशियंस के लिए हो, अक्यूज के लिए हो, किसी के लिए भी हो, वो खुली छूट देते हैं प्रोसिक्यूशन को आर्ग्यू करने के लिए। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो ये बोलती है कि बेल के लिए बेल में तभी कोई बाहर आ सकता है पीएमएलए के अंडर जब कोर्ट इस बात से सैटिस्फाइड हो कि वो इंसान गिल्टी नहीं है ऑफेंस का। अब कोई गिल्टी है या गिल्टी नहीं है ये बेल के स्टेज पे डिसाइड नहीं हो सकता, ये सिर्फ जब ट्रायल कंक्लूड हो जाता है उसके बाद डिसाइड हो सकता है। इसी कारण से पीएमएलए इतना कंटेंशियस रहा है काफ़ी टाइम तक। एक और जो इम्पॉर्टेंट बात हमें याद रखनी चाहिए कि पीएमएलए अगर सही लॉ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, ये मुद्दा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हालांकि कोई स्टे नहीं है लॉ पे, जिसकी वजह से पूरा पावर है ईडी को लॉ एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच कर रहा है कि क्या पीएमएलए सही लॉ है भी या नहीं। हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ कर दिया था कि ईडी के पास सारे पावर्स है, लेकिन उसके बाद जब रिव्यू पिटिशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट ने अग्री करा वो रिव्यू पिटिशन सुनने के लिए, जिसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिकंसिडर करने के लिए तैयार है। तो अब उस केस में क्या होता है वो हमें देखना रह गया है। लेकिन पीएमएलए लेके जो भी केसेस आते हैं सामने, पहली बात तो उनमें कन्विक्शन रेट बहुत बहुत कम है,
बहुत कम है पीएमएलए के अंडर कन्विक्शन रेट। दूसरी बात, ईडी जो है पीएमएलए को बहुत ही सिलेक्टिवली यूज करती है, सिर्फ सर्टन ऑपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट या कोई लोग जिनसे वो सरकार एग्री नहीं करती, सिर्फ उनके अगेंस्ट पीएमएलए का इस्तेमाल होता है। हम ये नहीं देखते कि जनरल लोगों की तरफ या अगर कोई रूलिंग पार्टी के लीडर्स है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के एक्यूजेशंस है, उनके अगेंस्ट पीएमएलए हमने यूज होता हुआ नहीं देखा है। और तीसरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, पीएमएलए में ट्रायल्स कंक्लूड होने में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऑलमोस्ट आई थिंक 5,000 से ज़्यादा केसेस हैं जो आज भी ट्रायल के लिए पेंडिंग है। एंड कीपिंग इन माइंड की कन्विक्शन रेट इतना लो है, एक्सपेडिशियस ट्रायल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता, किसी भी एक्यूज जो पीएमएलए के अंडर अरेस्टेड है उसको रिहा होने के लिए या जेल से निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इट्स ऑलवेज एन अपहिल बैटल फॉर हिम टू ट्राई एंड गेट रिलीफ और ट्राई एंड गेट आउट ऑफ जेल आफ्टर ही इज बीन अरेस्टेड अंडर द पीएमएलए। संजय जी कुछ जोड़ेंगे इसमें? मैं इसमें ये जोड़ूंगा कि जो नलिनी की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जो ट्विन कंडीशंस हैं, अव्वल तो ये कि अदालत को ये भरोसा हो जाए कि सामने जिसे अक्यूज बताया जा रहा है उसने अपराध नहीं किया है, और दूसरा भविष्य में उसके इस तरह का अपराध करने के कोई चांसेस भी नहीं है। यानी वो प्रवृत्ति से, सोच से और अपनी आदतों से, वो स्वभाव से ऐसा है कि वो अपराध कर ही नहीं सकता इस तरह का, तभी उसको बेल मिल सकती है। यानी ये बहुत ही जो सेक्शन 45 है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसके साथ ही उसमें बहुत मुश्किल समय होता है कि किसी बहुत रेयर चांस जिसमें उसको ज़मानत मिल जाए। यही वजह थी कि अरविंद केजरीवाल और ये संजय सिंह के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप इस पे बहस करेंगे, ईडी से कहा कि अगर आप इस पे बहस करेंगे, ईडी ने पहले ये कहा कि ये डिबेटेबल मुद्दा तो है, इस पे आर्गुमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन ईडी ने तय किया कि वो इस पे बहस नहीं करेगी। क्यों? यही सेक्शन 45 को लेकर जब अदालत ने कहा कि जब हम आप मेरिट पर बात करेंगे तो हम सेक्शन 45 को भी हम एग्जामिन करेंगे और हम देखेंगे। इस पर ईडी के मन में खटका हुआ और उसे समझ में आया कि टोकरी में अगर एक सेब सड़ रहा हो तो बुद्धिमानी यही है कि उस सेब को बाहर कर दिया जाए पूरी टोकरी के सेब बचाने के लिए। ईडी ने वहीं सूझबूझ से यह तय किया कि बढ़िया है कि संजय सिंह को अगर उस पर अपोज ना किया जाए उसकी ज़मानत पर तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो अगर 45 पर बात आई तो टोकरी सारी ही चली जाएगी और जितने सारे लोगों के खिलाफ केस चल रहे हैं वो सारा मामला हमारा फुस हो जाएगा। और यही वजह थी कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई हो, तो उस समय जैसा निर्णय लेना चाहिए ईडी ने वैसा ही निर्णय लिया, और ईडी ने कहा कि उन्हें वो बहस तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल सच्चाई इसमें है कि एक चुप 100 जवाब। अमित, एक आखिरी सवाल आपसे है। आतिशी को बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस मिला है। आतिशी का दावा था कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रलोभन मिला है कि अगर वो रैंक एंड फाइल के साथ आ जाती हैं तो बच सकती हैं, अन्यथा 4 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी अवश्यंभा भी है, दुर्गेश पाठक, आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा, जिनकी आंखों में कुछ तकलीफ है। इस पर पार्टी में क्या चर्चा है और काडर के बीच क्या चर्चा है? सौरभ, देखिए, पहला इंस्टेंस नहीं होगा जब आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि पोचिंग का अटेम्प्ट हो रहा है, बीजेपी उनके विधायक या किसी नेता को तोड़कर ले जाने की कोशिश कर रही है। एमसीडी के चुनावों के ठीक बाद इसी तरह के दावे अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने किया था मेयर चुनाव होने के पहले कि उनके काउंसलर्स को तोड़ने की कोशिश हो रही है दिल्ली में। ऐसा दावा फिर चंडीगढ़ में भी जब मेयर चुनाव हो रहे थे तब भी किया गया था और पंजाब की यूनिट के बारे में भी किया गया था। तो कुल मिलाकर आतिशी ने एक बड़ा दावा जरूर किया, क्योंकि पहली बार मनीष सिसोदिया के बाद ये पहला इंस्टेंस था कि कोई दिल्ली सरकार का मंत्री ये कह रहा है कि बीजेपी की तरफ से उनको पोच करने की कोशिश की जा रही है और ल्योर किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप या तो बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए या फिर आपकी गिरफ्तारी होगी, आपको भी केसेस में आपके खिलाफ केसेस फाइल किए जा सकते हैं। सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा और आतिशी, ये 4 नाम उन्होंने खुद लिए थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इसी को लेकर बीजेपी ने पहले कहा कि प्रूफ दिखाइए आप, और किसने आपको अप्रोच किया था, फोन नंबर बताइए, तमाम जो प्रूफ है वो मांगे थे। और इसी कड़ी में अब इलेक्शन कमीशन ने आतिशी को नोटिस इशू किया है और कहा है कि आपने जो दावे किए हैं उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए आप प्रूफ दिखाइए, ताकि अदरवाइज जो है फिर इसको आगे इस पे एक्शन लिया जाएगा।
तो कुल मिलाकर देखिए, जब राजनीतिक दावे किए जाते हैं, क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, तो इलेक्शन कमीशन नेचुरली इस पूरे मामले में आपको एक्टिव होते हुए दिख रही है। पार्टी के अंदर क्या तैयारी है, देखिए अब रेस्पॉन्स आ जाया था आतिशी का, और वो राजनीतिक रेस्पॉन्स था काफी, जिसमें आतिशी कह रही थी कि जब हम कंप्लेंट करते हैं, जब हमारे ऑफिस को सील किया जाता है, हमारे एमएलए के यहाँ पे रेड होती है, तो इलेक्शन कमीशन के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जब बीजेपी कोई कंप्लेंट करती है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। तो दूसरा, आतिशी जब अपना नाम लेती हैं और सौरभ भारद्वाज का नाम लेती हैं, तो उसके पीछे का तर्क ये निकल के आता है कि विजय नायर ने अपने एक बयान में आज से लगभग 1.5-2 साल पहले ये कहा था कि वो रिपोर्ट करते हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज को कम्युनिकेशन के तौर पर। विजय विजय नायर कौन है? वो अक्यूज है इस केस में, आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज होते थे। तो उस लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि इन दो लोगों पे क्या खतरा मंडरा रहा है कि आने वाले समय में सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में ग्रूम की है, उस पर खतरा मंडरा रहा है। तो इन्हीं बातों पे फिलहाल चर्चा चल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा भी कुछ कॉन्क्रीट दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर ईडी का समन आता है, तब चिंताएं जो है आतिशी के लिए, सौरभ के लिए फिर बढ़ सकती हैं वहां से। सौरभ। नेता नगरी का यह सत्र यहीं पर समाप्त होता है। अमित, नलिनी, संजय, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस विद्वतापूर्ण योगदान के लिए। कानूनी मसले जटिल होते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि यदि उनको कोई आसान भाषा में समझाए तो वो आम जनता को खूब ढंग से समझ में आते हैं। जो द्वैध है, जो दुविधा है, वो खुलकर सामने आती है। नेता नगरी में अब चर्चा होगी ओडिशा के बारे में, जहां पर लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव हैं। इन चुनाव पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं भुवनेश्वर से वरिष्ठ पत्रकार संदीप साहू जी। संदीप जी, मेरा पहला सवाल बहुत ही जेनरिक सवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी हैं जहां पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है? और जब हम की कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं तब न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से नहीं, क्योंकि वो तो सबकी एक ही है। कौन से इंपॉर्टेंट लीडर हैं बीजेपी के और बीजेडी के जो आमने सामने हैं? जैसे हमारी नज़र पुरी की तरफ जाती है, या संबलपुर की तरफ जाती है, या जोएल ओरम और वर्सेस दिलीप तिर्की वाली सीट की तरफ जाती है। जरा इन सीटों पे कौन प्रत्याशी हैं, क्या फैक्टर्स हैं, इनके बारे में विस्तार से बता दीजिए सर। देखिए, सबसे दिलचस्प मुकाबला मेरी नजर से संबलपुर में होने वाला है, क्योंकि वहां केंद्र मंत्री और उड़ीसा बीजेपी के जो फेस माने जाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान, सबसे चोटी के नेता यहाँ के, वो खड़े हो रहे हैं। और 2009 के बाद वो पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव में उतरे हैं। 2009 के बाद से वो 2 बार राज्यसभा में गए और केंद्र में मंत्री बने, लेकिन ये पहला मौका होगा 2009 के बाद जब वो प्रत्यक्ष चुनावी मैदान में उतरेंगे, और वो भी लोकसभा। वैसे वो लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। 2009 में उन्होंने देवगढ़ से जीत हासिल की थी। और उनके खिलाफ जो खड़े हैं प्रणब प्रकाश दास, वो बीजेडी के हियरार्की में वो दूसरे नंबर पर माने जाते हैं। पार्टी के संगठन संपादक हैं, और एक तरह से उनको माना जाता है कि क्राइसिस मैनेजर या ट्रबल शूटर उनको माना जाता है। जब भी पार्टी में कोई खलबली में कोई समस्या होती है तो उन्हें ही भेजा जाता है समस्या का समाधान करने के लिए। और दिलचस्प बात यह भी है कि दोनों, धर्मेंद्र प्रधान और प्रणब प्रकाश दास, दोनों ही संबलपुर के नहीं है। प्रणब प्रकाश दास का घर जाजपुर जिले में है, जो तटीय उड़ीसा में है, और वहां वो विधानसभा के चुनाव 3 बार जीत चुके हैं। जबकि जैसा मैंने बताया थोड़ी देर पहले, धर्मेंद्र प्रधान वो देवगढ़ के हैं। देवगढ़ वैसे पड़ोस का कॉन्स्टिट्यूएंसी है संबलपुर का, लेकिन दोनों बाहर के हैं। इस दृष्टि से मुझे लगता है दोनों पार्टियां काफी अपना पूरा जोर लगाएंगी संबलपुर पे, और सबसे अधिक रोचक मुकाबला जो है संबलपुर में ही देखा जाएगा। इसके बाद मेरी नजर में कटक में एक और दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि वहां से जो लगातार 6 बार सांसद रह चुके हैं भर्तृहरि महताब बीजेडी से, उन्होंने इस बार बीजेडी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन किया और बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं कटक से, लोकसभा चुनाव क्षेत्र से। और उनके सामने जो खड़े हैं बीजेडी के कैंडिडेट, वो बिल्कुल राजनीति में पूरी तरह से नए हैं। कॉरपोरेट जगत में पूरी जिंदगी उनकी कटी है। आदित्य बिरला ग्रुप के HR हेड थे संतृप्त मिश्र,
और राजनीति में नए हैं और बीजेडी में भी नए हैं। तो इस तरह वैसे बीजेडी का गढ़ माना जाता है कटक, और कई लगभग सभी विधानसभा सीटों पर भी कटक लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर जो आते हैं उनमें बीजेडी के ही एमएलए बने हुए हैं, उनका संगठन काफी वहां तगड़ा है। तो इस दिशा से इस बार मुकाबला बहुत रोचक इसलिए होने जा रहा है। एक तरफ तो जो 6 बार बने थे एमपी बीजेडी से, वो इस बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और उनके सामने बीजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरह से नए हैं लेकिन कटक के रहने वाले हैं। तो वहां इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूंगा केंद्रापड़ा में, जहां बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट जय पंडा दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी के रूप से, और वहां उनके सामने जो खड़ा है वो कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, और हाल ही में शायद 15 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेडी में ज्वाइन किया और तुरंत उनको प्रत्याशी बना दिया गया लोकसभा के लिए। और वैसे उनके पिता जो थे नलिन कांत महांती, जो कभी नवीन पटनायक के सरकार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन बाद में अनबन हो गई दोनों में और उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन किया था। तो एक तरह से कहे बाप ने जिस पार्टी को छोड़कर वो गए थे, बेटा उसी पार्टी में अब वापस आ गया है। तो वहां रोचक देख, और पुरी और भुवनेश्वर दोनों में मुझे लगता है बहुत अच्छी फाइट होगी। पुरी में पिछली बार की तरह इस बार भी संबित पात्रा खड़े हैं बीजेपी प्रत्याशी के रूप से, और उनके सामने जो खड़े हैं अरूप पटनायक, वो पिछली बार बीजेडी के भुवनेश्वर प्रत्याशी थे। इस बार उनको भुवनेश्वर के बजाय पुरी में खड़ा किया गया है, जबकि भुवनेश्वर में एक संपूर्ण नए प्रत्याशी को उतारा है मैदान में बीजेडी ने। वो पायलट हुआ करते थे कुछ दिन पहले तक इंडियन एयरलाइंस में, और उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और बीजेडी में ज्वाइन किया, और जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया उसके 2 घंटे बाद ही उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया भुवनेश्वर लोकसभा क्षेत्र से। तो एक नए खिलाड़ी पूरी तरह से, लेकिन यहाँ भी देखिए बीजेडी का ये भी काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है भुवनेश्वर लोकसभा क्षेत्र, और पिछली बार एक सीट को छोड़कर बाकी सभी 6 सीटों में असेंबली सेगमेंट्स में बीजेडी को जीत मिली थी, और जो एक सीट असेंबली सेगमेंट जो बीजेडी को नहीं मिली थी वो थी जटनी, जहां से कांग्रेस के विधायक वेटरन कांग्रेस के नेता सुरेश राउतराय उन्होंने जीत हासिल की थी। और अब जो प्रत्याशी हैं भुवनेश्वर में लोकसभा के, वो सुरेश राउतराय के बेटे हैं मनमथ राउतराय, जो पायलट हुआ करते थे और पहली बार वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये मोटा मोटी देखा जाए तो यही सबसे रोचक मुझे लगता है यहाँ फाइट देखने को मिलेगी लोकसभा चुनाव में। दूसरा सवाल मेरा विधानसभा चुनाव को लेकर है, जो कि राज्य में लोकसभा के साथ हो रहे हैं। क्या विधानसभा में स्थिति बदली नजर आएगी? क्योंकि हमने देखा है कि लोकसभा और विधानसभा का वोटिंग पैटर्न पिछले चुनाव में कुछ अलग था। इस बार मुझे लगता है काफी कड़ा मुकाबला होने जा रहा है बीजेडी और बीजेपी के बारे में बीच में। और जैसा कि ये पोचिंग चल रहा है पिछले 15 दिनों में, दर्जनों नेताओं ने, कोई बीजेडी से बीजेपी में गया, कोई बीजेपी से बीजेडी में आया। आज भी देखने को मिला कि एक नेता बीजेडी से बीजेपी आए। तो हर रोज कोई ना कोई और जो भी आ रहे हैं दूसरी पार्टियों से, खासकर बीजेपी से ही ज्यादा बीजेडी में जा रहे हैं या फिर बीजेडी से बीजेपी में, और उनको ज्यादातर टिकटें मिल रही हैं। आज भी 9 विधानसभा क्षेत्र के लिए बीजेडी ने अपना प्रत्याशियों की सूची जारी की है। उसमें भी देखा यही गया है कि हाल ही में प्रकाश बेहरा, जो बीजेपी के कटक जिले के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने ज्वाइन किया बीजेडी में, और उनको कटक बारवाटी विधानसभा क्षेत्र से
प्रत्याशी बनाया गया। इस तरह से बहुत सारे नेता ऐसे हैं, भृगु बक्सी पात्र जो कि यहाँ बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे स्टेट यूनिट के, उन्होंने कल ही पार्टी छोड़ा और बीजेडी में गए। तुरंत उनको ब्रह्मपुर लोकसभा आसन के लिए प्रत्याशी बना दिया गया। इस तरह के कई दल बदलुओं को दोनों पार्टियों ने, बीजेडी और बीजेपी दोनों ने इस बार प्रत्याशी खड़ा किया है। और ज्यादातर कांग्रेस के जितने भी यहाँ थोड़े जनाधार वाले नेता थे, लगभग सभी चले गए हैं, एक आध को छोड़कर बाकी सभी बीजेडी में चले गए हैं। तो कांग्रेस में शायद कोई बचा नहीं होगा जब तक पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी सभी पार्टियों की। मुझे लगता है और भी बहुत सारे नेता कांग्रेस के मुख्य रूप से इस बार में देखा जाए तो बीजेडी और बीजेपी में एकदम कड़ा मुकाबला होने वाला है। और लोकसभा में भले ही फ्रेंडली फाइट हो, लेकिन विधानसभा के लिए ऐसी कोई स्थिति नहीं है। विधानसभा चुनाव में नवीन पटनायक और बीजू जनता दल अपना वर्चस्व बनाए रखना के लिए जी जान लगा रही है। और यही कारण है कि पार्टी में सैकड़ों नेता होने के बावजूद वो बाहर से नेता इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो शायद उनका जनाधार, जिनको ला रहे हैं उनका जनाधार बेहतर है। और पिछली बार मैं याद दिला दूं, पिछली बार जब चुनाव हुआ था उस समय यहाँ कांग्रेस थी मुख्य ओपोजिशन पार्टी, लेकिन चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस को पिछाड़ करके बीजेपी आ गई, मुख्य विरोधी दल के रूप में उभरी थी। तो इस बार वो अपना सिक्का और थोड़ा मजबूत करने जा रही है बीजेपी, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार उनको वैसे लोकसभा में 8 सीटें मिली थी, लेकिन विधानसभा में उसका उस तरह का रिजल्ट देखने को नहीं मिला, सिर्फ 23 सीटें उनको मिली थी। लेकिन इस बार मुझे लगता है उनका वोट परसेंटेज भी थोड़ा बढ़ेगा और सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। मुख्य मुकाबला बीजेडी और बीजेपी के ही बीच देखा जा रहा है और कड़ी लड़ाई होगी। तीसरा और आखिरी सवाल जो सबने खूब पूछा, बीजेपी और बीजेडी की दोस्ती के पैरोकार कौन थे और इसके खिलाफ कौन था? एक बहुत ही चुनिंदा लोग ही कोशिश कर रहे थे कि चुनाव से पहले दोनों पार्टियों में गठबंधन हो जाए, लेकिन ज्यादातर दोनों पार्टियों में इसको लेकर के कड़ा विरोध था। और ग्राउंड लेवल पे जो लीडर्स हैं या वर्कर्स हैं उनका तो एकदम इसके खिलाफ थे इसके। लेकिन चोटी के कुछ नेता दोनों पार्टियों के, जैसे आपने पांडियन जी का जिक्र किया बीजेडी की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से उनके जो चोटी के राष्ट्रीय नेता हैं मोदी जी और अमित शाह जी, और एक नाम और भी लूंगा मैं, अश्विनी वैष्णव जी जो रेलवे मंत्री हैं और यहाँ से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं बीजेडी के समर्थन के साथ। तो ये तीनों चाह रहे थे कि बीजेडी के साथ गठबंधन हो जाए ताकि एक तरफ से स्वीप करें, लोकसभा चुनाव ही नहीं विधानसभा भी उनके हाथों में रहे और ऑपोजिशन नाम का कोई चीज ही नहीं रहे। लेकिन बात अटक गई इस बात पे कि बीजेडी बीजेपी को असेंबली चुनाव के लिए 35 से 40 सीटें ही देने के लिए तैयार थी, उससे ज्यादा नहीं। और उन्होंने पूरा एकदम जिद पकड़ ली कि हम कम से कम 105 या 110 सीटें हम लड़ेंगे 147 में से, जो बीजेपी को मंजूर नहीं था। इसके बावजूद बातचीत चलती रही, लेकिन बीजेपी का जो राज्य नेतृत्व है, मनमोहन सामल जी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, वो और जुएल ओराम जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने पूरा पार्टी लीडरशिप को समझाया कि इस बार हमारे चांसेस बहुत अच्छे हैं और गठबंधन से हमको फायदा कुछ होने वाला नहीं है, घाटा ही होने वाला है। पार्टी की जो पिछले कुछ सालों में उनके जनाधार में जो बढ़ोतरी हुई है, वो अचानक गठबंधन बन जाने पर वो उस पे रोक लग जाएगा और अपने दम पे लड़ने के लिए काबिल है बीजेपी। ये समझा दिया, किसी तरह से वो समझाने में समर्थ हो गए पार्टी के जो चोटी के नेता हैं मोदी जी और अमित शाह जी उनको। और उसके बाद
राज्य नेतृत्व के मंशा को उनको उसको सम्मान करते हुए पार्टी लीडरशिप राजी हो गई। तो मुख्य रूप से असेंबली सीट को लेकर के, और एक चीज और भी थी जिसके लिए गठबंधन नहीं हो पाया, और वो थी कि बीजेडी सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं थी। बीजेपी को गठबंधन के लिए तैयार थी, लेकिन वो कह रही थी कि अब सरकार हम ही बनाएंगे, उसमें बीजेपी की हिस्सेदारी नहीं होगी, जो जाहिर है बीजेपी नेताओं को मंजूर नहीं था, क्योंकि जब सत्ता में ही हिस्सेदारी नहीं होगी तो गठबंधन करने से इनको कोई फायदा होने वाला था नहीं। तो बीजेपी, ये बात भी इनको मंजूर नहीं था। इसके अलावा बहुत कम सीटें, उनको लगा कि बीजेपी के नेताओं को लगा कि हमको बहुत ही कम सीटें दी जा रही हैं, जितनी सीटें हमको ऑफर की जा रही है उससे ज्यादा है हम अपने दम पे लड़के ले सकते हैं, जीत सकते हैं। यही कारण था जिसकी वजह से गठबंधन नहीं हो पाया। लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया, इससे चुनाव के माहौल में एक तरह से कहिए कि उसमें थोड़ी जान आ गई, एकदम सुस्त पड़ गई थी। लोग भी एकदम अवाक थे कि कैसे ये संभव है, जहां रूलिंग पार्टी और मेन ऑपोजिशन पार्टी अगर अलायंस में आ जाएं, और कांग्रेस की यहाँ स्थिति जो है उसके बाद तो कोई ऑपोजिशन बचेगा नहीं। तो लोग भी खुश हैं और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं कि फाइट हो रहा है, और दोनों तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं कि इस बार बेहतर प्रदर्शन करे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बीजेडी के लिए स्थिति उतनी आसान नहीं है इस बार जैसी पिछली बार थी। उन्होंने 112 सीटें जीती थी, इस बार उनको कड़ा मुकाबला का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि दूसरी पार्टियों से बहुत सारे नेताओं को इंपोर्ट करके उनको टिकट देना पड़ रहा है, क्योंकि उनको अपने नेताओं पे शायद विश्वास नहीं है कि वो अपने दमखम पर जीत सकते हैं। नेता नगरी यहीं पर समाप्त होता है। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। संवाद का सिलसिला चलता रहेगा और सिलसिला शुरू हो रहा है अब लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा का। अरुणाचल प्रदेश से लेके तमिलनाडु और केरल तक, गुजरात से लेके जम्मू कश्मीर तक पूरे भारत का दौरा करने वाला है आपका लल्लन टॉप। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी सीटें हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावी होने वाले हैं और जहां हमें जरूर आना चाहिए। नेता नगरी के एपिसोड के बारे में भी अपनी टिप्पणियों से हमें आप अवगत कराते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। राजनीति पर चर्चा का सिलसिला चलता रहेगा। शुक्रिया।